टॉपिक हो गया जनाब एसिड बेस फिजियोलॉजी। ठीक है। तो आपको पता है कि हमारी बॉडी में ना दूसरा डिफरेंट किस्म के दूसरा रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जिन रिएक्शंस के दौरान मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स बन रहे होते हैं। ठीक है। तो दूसरा डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स बन रहे होते हैं, उसमें हमारे पास दूसरा क्या कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड आ जाता है जब हमारे अमाइनो एसिड्स या फैटी एसिड्स या ये सारी चीजें जो है ना मतलब हमारा एसिडिक कंटेंट ऑफ बॉडी होता है। ठीक है। इट मीन्स के ये जो एसिड्स हैं ये क्या करवा देते हैं हमारे पास एच पॉजिटिव को इंक्रीज करवा देते हैं। ठीक है। यानी कि ये क्या है हमारी एसिडिटी बिकॉज ऑफ एसिड्स होती है, और इसमें क्या होता है कि हमारे पास हाइड्रोजन ज्यादा होता है। तो आपको पता है कि दूसरा जब भी कोई जालम या जुल्म ज्यादा होगा तो क्या होगा, उसको रोकने वाला भी कोई होगा। तो इन एसिड्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास क्या होता है HCO3 नेगेटिव, यानी कि हमारे पास क्या होती है बेस होती है जिसे हम कहते हैं बाइकार्बोनेट। ठीक है। तो इन दोनों में क्या होता है बैलेंस। तो ये दोनों बैलेंस दूसरा इस तरह करते हैं कि हमारे पास पीएच को रखते हैं ये 7.4 पे, यानी कि हमारे जो ब्लड है ना उसकी पीएच को ये किस पे रखते हैं 7.4 पे, और ये है बैलेंस। और ये वही पीएच है, यानी कि ये जो 7.4 है अगर इससे ज्यादा होगी फिर भी बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी, अगर इससे कम होगी फिर भी बॉडी जो है ना प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी। इट मीन्स कि जब तक इनका बैलेंस रहेगा तो ये दूसरा 7.4 पे रहेगी। जब भी इनका बैलेंस खराब होगा, चाहे हमारा हाइड्रोजन ज्यादा हो जाए यानी कि एसिडिटी ज्यादा हो जाए, इसका मतलब है कि बंदे में क्या है एसिडिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि हमारे दूसरा क्या कहते हैं बॉडी में दूसरा जब हम ऑक्सीजन वगैरह को यूज करते हैं एनर्जी बनाते हैं तो उस दौरान क्या हो रहा होता है कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा होता है। तो ये भी क्या होता है एसिडिक होता है। इट मीन्स कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी बॉडी में उसमें क्या है कि एसिडिटी हो जाएगी, उसे हम क्या कहेंगे कि बंदे को क्या होगी एसिडिटी हो जाएगी। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास दो चीजें आ गई कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन, ये क्या है कि एसिडिटी को कर रहे होंगे। और जबकि हमारा ये जो बाइकार्बोनेट है ये हमारा क्या है बेसिक है। और इन सब का क्या है कि बैलेंस होता है, बैलेंस करके ये जो हमारी ब्लड की पीएच है उसको कितने पे रखते हैं 7.4 पे। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्या करूं, इसको आप इस तरह भी समझ सकते हो कि ये जो एसिडिटी है ये समझो आग है, और ये जो बाइकार्बोनेट है ये समझो पानी है। तो हम आग को बुझाने के लिए उसके ऊपर क्या फेंक देते हैं पानी, क्योंकि देखो आग लगी रही तो वो क्या करेगी डैमेज करेगी ना। ठीक है। तो हमने क्या किया उसके ऊपर उसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया पानी फेंक दिया, और पानी हमारा क्या है ये बाइकार्बोनेट, यानी कि ये क्या है हमारी अल्कली। ठीक है। ये तो हमारा बेसिक सारा कंसेप्ट होगा कि क्या होता है। उसके बाद अब देखो अगर पीएच हो जाए लेस देन 7.4, अगर पीएच हो जाए लेस देन 7.4 तो इसको हम कह देते हैं कि जनाब इस बंदे को क्या हो गई है एसिडिटी हो गई है। ठीक है। इस बंदे को क्या है इसकी यानी कि जो पीएच है वो क्या अब एसिडिक हो गई है। ठीक है। इट मींस कि इसमें क्या होगा कि एसिड्स ज्यादा हो जाएंगे या ये जो हमारा बेस है ये कम हो जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर क्या हो कि फॉर एग्जाम्पल पीएच हो जाए हमारी मोर देन 7.4 तो इसको हम क्या कहेंगे कि इसको बंदे को क्या होगी अल्कलोसिस। ठीक है। तो इस बंदे को हम क्या कह देंगे जनाब अल्कलोसिस हो गई है। ठीक हो गया जी। अब इधर तक तो हमें पता चल गया कि एसिडिटी क्या होती है और हमारे पास एसिडोसिस क्या होती है अल्कलोसिस क्या होती है। एसिडोसिस उस वक्त होगी जब पीएच लेस देन 7.4 होगी, और अल्कलोसिस उस वक्त होगी जब पीएच क्या है कि हमारी मोर देन 7.4 होगी। अब इसकी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं। आपको पता है कि जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है इसका ताल्लुक किसके साथ है, इसका ताल्लुक हमें पता है कि दूसरा रेस्पिरेशन के साथ है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में प्रोड्यूस हो रही होती है। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको फ्लो चार्ट बनाऊं तो हमारी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती है आपको पता है कि ये कहाँ पे जाती है जनाब, ये जाएगी लंग्स की तरफ। ठीक है। और लंग्स जो है हमारे क्या करेंगे एक्सपायरेट करेंगे और इस कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देंगे बाहर हवा में निकाल देंगे। लेकिन अगर क्या हो फॉर एग्जाम्पल के ये लंग्स में कोई इशू आ जाए या लंग्स हाइपर वेंटिलेट करने लग जाए या हाइपो वेंटिलेट करने जाए लग जाए तो इसका मतलब है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का नॉर्मल लेवल है, कार्बन डाइऑक्साइड का नॉर्मल लेवल आप लोग याद रख लें कि हमारी जो ब्लड है उसमें जो नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल होता है वो होता है जनाब 40। ये आपने मस्ट याद रखना है कि नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होनी चाहिए। आप अगर बंदे का ब्लड चेक करो यानी कि आर्टेरियल ब्लड गैसेज लो, आर्टरी से ब्लड लेते हैं और उसको मतलब लैब में चेक करते हैं तो आपके पास जो नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल होता है वो होता है 40। अब देखो ये कहाँ से निकल रहे थे लंग से। अब हम पढ़ते हैं इसकी जनाबे वाला टाइप्स दूसरा, मैं एक एक करके आप लोगों को सारी एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। पहले तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर फॉर एग्जांपल क्या हो
लंग्स निकाल रहे थे ना, इसका मतलब है कि अगर लंग्स में कोई प्रॉब्लम हो जाए, अगर क्या हो, लंग्स खराब हो जाए, ठीक है, उसमें कोई एक्यूट लंग डिजीज हो जाओ, एक्यूट लंग डिजीज हो जाए या क्रोनिक लंग डिजीज हो जाए। एक्यूट एक्यूट डिजीज वो होती है जिसकी हिस्ट्री लेस देन 3 मंथ हो, और क्रोनिक डिजीज वो होती है जिसकी हिस्ट्री में क्या है कि वो उसे 3 महीने से ज्यादा हो, तो उसको हम कह देते हैं। इसका मतलब है कि अगर क्या हो, हमारे लंग्स हो जाए खराब, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल सकेंगे? नहीं निकाल सकेंगे। जब ये बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं निकाल सकेंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरा जो ब्लड है, जो हमारी बॉडी है, उसमें क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि मोर देन 40 हो जाएगी। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, मोर देन 40, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, एसिडिक होती है, तो इसका मतलब है बंदे को क्या हो गई, एसिडोसिस हो गई, इस बंदे को क्या हो जाएगी, एसिडोसिस। ठीक है, तो इधर मैं लिख भी देता हूँ कि इसमें क्या होगा, मोर देन 40। क्या हुआ कि कोई भी लंग का मसला बना, लंग्स ने क्या किया, हाइपोवेंटिलेट किया। हाइपोवेंटिलेट का मतलब है कि ये एक्सपायरेट, दूसरा आहिस्ता आहिस्ता से बंदा सांस लेगा। जब बंदा आहिस्ता आहिस्ता से सांस लेगा तो उसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी जो हमने निकालनी थी। जब ज्यादा से ज्यादा उसके बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी तो उसमें क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड का हमें पता है कि ये क्या होती है, एसिडिक होती है। इट मीन्स कि ये क्या करेगी, हमारी जो पीएच है उसको एसिडिक बना देगी। पीएच हमारी क्या हो जाएगी, लेस देन 7.4, क्योंकि ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है। ठीक है, तो इसको हमने नेम दे दिया एसिडोसिस। और ये क्यों हो रहा था, क्योंकि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रहा था, तो इसको हमने नेम दे दिया जनाब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। सिंपल इज दैट। ठीक है, क्या हुआ कि हमारे लंग्स खराब हुए, उसमें एक्यूट लंग डिजीज हुई या क्रोनिक लंग डिजीज हुई या कोई भी मसला हुआ। फॉर एग्जांपल क्या है कि ये हमारे लंग्स क्या कहते हैं, दूसरा बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं। अगर कोई ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज हो जाए, इधर से कार्बन डाइऑक्साइड लंग से बाहर जा ही ना पाए, तो फिर भी क्या है कि जाहिर सी बात है, क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकलेगी तो बॉडी में रहेगी, उस बंदे में क्या हो जाएगा, एसिडोसिस हो जाएगा। देन क्या है, अगर फॉर एग्जांपल हमारा ये जो दूसरा लंग्स को, रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर रहा होता है, वो कौन कंट्रोल कर रहा होता है, जाहिर सी बात है ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है, ब्रेन कंट्रोल कर रहा होगा। तो ब्रेन में भी अगर मैं स्पेसिफिकली कहूं तो हमारे पास होता है जनाब मेड्यूला, मेड्यूला ओब्लंगेटा। तो ये जो मेड्यूला होता है इसमें रेस्पिरेटरी सेंटर होता है। तो ये क्या है कि हमारी रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर रहा होता है। अगर मैं कोई ऐसी ड्रग्स दे दूं जो कि मेड्यूला को क्या है कि सुकून में ले आए, उसको थोड़ा सा इनहिबिट कर दें, तो इसका मतलब है कि वो रेस्पिरेशन जो हमारी एक्सपायरेशन होगी है वो भी स्लो हो जाएगी। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कोई ऐसी ड्रग्स दे दूं, फॉर उसमें आ जाती हैं हमारी ओपियोइड्स आ जाती हैं, लाइक मोरफिन, ये समझो पेन, ये हमारे पास पेन किलर्स होती हैं। उसके बाद सिडेटिव्स होती हैं, उसमें हमारे पास डाइजीपाम आ जाता है। तो ये दोनों क्या करती हैं कि हमारा जो मेड्यूला है, उधर जो रेस्पिरेटरी ड्राइव है उसको डिक्रीज कर देती हैं। ठीक है, हमारे पास जो ओपियोइड्स होती हैं या सिडेटिव्स होती हैं, ये क्या कर देती हैं, डिक्रीज कर देती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, किसके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की रेस्पिरेटरी ड्राइव। तो जाहिर सी बात है, जब मेड्यूला इनहिबिट हुआ, जब मेड्यूला इनहिबिट हुआ तो जाहिर सी बात है ये लंग्स कम ऑक्सीजन निकालेंगे ना, क्योंकि मेड्यूला से ही तो मैसेज आ रहा था कि तेज सांस लेना है या दूसरा स्लो लेना है। तो जब मेड्यूला इनहिबिट हुआ, मेड्यूला सुकून में गया बिकॉज ऑफ दूसरा ओपियोइड्स या स्टेटिव्स, तो क्या हुआ कि हमारे लंग्स कम एक्सपायरेट करेंगे। जब कम एक्सपायरेट करेंगे तो जाहिर सी बात है ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि लंग्स एक्सपायरेट कर रहे थे, तो फिर ही तो बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रहा था ना। तो इस बंदे में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज कर जाएगा, जिसे हम कहते हैं कि जनाब मोर देन 40 हो जाएगा, और पीएच क्या हो जाएगी, लेस देन 7.4। अब देखो हमारी रेस्पिरेशन जो होती है उसमें ये जो बॉडी है, जो रेस्पिरेशन है उसमें कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, हमें पता है कि जनाब डायाफ्राम इन्वॉल्व होता है, डायाफ्राम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरा होते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। लेकिन उसके साथ फिलहाल मेनली जो हमारा मेन मसल रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है वो होता है जनाब डायाफ्राम, डायाफ्राम। ठीक है, तो ये अगर डायाफ्राम हमारा खराब हो जाए, ये वीकन हो जाए, तो क्या होगा, उस बंदे में भी रेस्पिरेशन नहीं हो सकेगी प्रॉपरली। जब प्रॉपरली रेस्पिरेशन नहीं हो सकेगी तो जाहिर सी बात है जनाब उसके ब्लड में क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा मतलब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक होती है, तो उस बंदे में क्या हो जाएगी, एसिडोसिस हो जाएगी। ठीक है, तो हमने सिंपल बात क्या पढ़ ली कि जब भी बंदे के लंग्स में कोई प्रॉब्लम होगा वो क्या है कि हाइपोवेंटिलेट करेगा, तो उसमें क्या होगा कि दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड की बॉडी में, उसकी बॉडी में रहेगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में रहेगा तो हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक होता है, तो इसका मतलब है उस बंदे में क्या हो जाएगी, एसिडिटी। तो उसको हमने क्या नेम दे दिया जनाब, एसिडोसिस। और वो क्यों हो रहा था, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की वजह से हो रहा था, तो उसको हमने नेम दे दिया जनाब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ये बिल्कुल सिंपल था। अब मैं यही चीज आप लोगों को बुक से दिखाता हूँ कि हमने क्या पढ़ा है।
ये देखो, मैंने क्या कहा कि आपने चेक किया जनाब बंदे की पीएच क्या है जनाब, लेस देन 7.4 है। ये लेस देन 7.35, लेकिन हम सिंपल ले लेते हैं कि लेस देन 7.4 है। इसका मतलब है कि जब पीएच लेस देन 7.4 होती है तो उसको हम क्या कहते हैं जनाब, एसिडिक है। ठीक है, तो ये एसिडिक पीएच क्यों होगी? अगर फॉर एग्जांपल आपने उसका जनाब दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल चेक किया और वो मोर देन 40 है, जब मोर देन 40 है इसका मतलब है आप लोगों को पता लग गया कि कोई ना कोई मसला लंग्स के साथ है। ठीक है, तो फिर क्या है, तो इसको हमने क्या नेम दे दिया, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, क्योंकि लंग्स के साथ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से एसिडोसिस हुई, तो हमने नेम दे दिया रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। इसमें क्या होगा, बंदा हाइपोवेंटिलेट कर रहा होगा। हाइपोवेंटिलेट क्यों करेगा? या तो क्या हो कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर दूसरा जहां से कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है यानी कि ट्रैकिया वगैरह ब्रोंकाई वगैरह से उधर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, या क्या है कि कोई भी एक्यूट लंग डिजीज हो जाए या क्रोनिक लंग डिजीज हो जाए। ठीक है, क्योंकि लंग्स नहीं तो बाहर निकालना था कार्बन डाइऑक्साइड को, जब लंग्स ही नहीं सही काम कर रहे तो कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी? या क्या है कि हम ओपियोइड्स या सेडेटिव्स दे के हम क्या करें, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो है ना, ये बेसिकली हम यूज कर रहे होते हैं, ये ना लोग एज आ क्या कहते हैं ना, सुकून के लिए भी यूज करते हैं, और इनकी आदत भी पड़ जाती है, स्पेसिफिकली मोरफिन की बंदे को एडिक्शन भी हो जाती है। तो ये लोग एज आ वो क्या कहते हैं ना, ड्रग भी यूज करने लग जाते हैं। ड्रग का मतलब है ना कि एज अ नशे के तौर पे भी यूज करने लगे। तो ये दोनों जो क्या करती हैं, बंदे को सुकून देती हैं, दर्द से आराम देती हैं, और बिल्कुल सुकून वाले माहौल में ले जाती हैं। तो ये सुकून वाले माहौल में जब लेके जाती हैं तो ये रेस्पिरेशन को भी स्लो कर देती हैं बाय इनहिबिटिंग मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो जब वो मेड्यूला ओब्लोंगेटा को इनहिबिट करेंगी तो बंदे में क्या हो जाएगी, हाइपोवेंटिलेशन होगी। जब आपको पता है हाइपोवेंटिलेशन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बंदे के अंदर रहेगी। देन मैंने आपको बता दिया कि जो अगर रेस्पिरेटरी मसल जो है, फॉर एग्जांपल डायफ्राम है या इंटरनल इंटरकोस्टल है या एक्सटर्नल इंटरकोस्टल है, वो ही वीकन हो जाए तो वो कैसे रेस्पिरेशन होगी, कैसे हम एक्सपायरेट करेंगे, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे? तो ये बिल्कुल हमारे पास सिंपल आ गया। अब इसका पेशेंट फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, पेशेंट को क्या होगा। पेशेंट आपके पास फॉर एग्जांपल आता है, आप जनाब उसकी एबीजीज करवाते हो, एबीजीज मतलब आर्टेरियल ब्लड गैसेस करवाते हो। ठीक है जी, अब आपने क्या करवाया, उसकी आर्टेरियल ब्लड गैसेस करवाई, तो आपने चेक किया उसकी पीएच क्या थी, लेस देन 7.4, इसका मतलब है एसिडिक है। ठीक है, देन आपने उसके जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल चेक किया तो वो क्या था, मोर देन 40, इसका मतलब है कि इस बंदे को क्या है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। अब क्या है कि आपका जेन सिर्फ इन चीजों की तरफ आना चाहिए कि इनमें से इसको क्या प्रॉब्लम है, इधर उसे एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है या एक्यूट लंग डिजीज है या क्रॉनिक लंग डिजीज है, या वो कोई दूसरा ड्रग्स यूज कर रहा है या उसके मसल्स को कोई प्रॉब्लम हो गया। तो ये था हमारा सिंपल सा कंसेप्ट अबाउट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, एक बंदा आपके पास आता है, आप आप क्या करते हो जनाब, उसकी पीएच चेक करते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या है कि आपके पास एक बंदा आया, उसकी आपने पीएच चेक की तो वो मोर देन 7.4 थी। मोर देन 7.4, तो आपका जेन चला कि इसको क्या है, अल्कलोसिस है। ये तो हमें पता चल गया ना, इस बंदे को क्या है, अल्कलोसिस है। देन आपने क्या किया, उसका जब दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल चेक किया तो आपको वो क्या मिला, वो लेस देन 40 मिला। ठीक है, लेस देन 40 मिला, तो आपको क्या पता लग गया कि इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड उसकी बॉडी से ज्यादा रिमूव हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब बॉडी में एसिड कम होगा, जब आग कम होगी तो पानी ज्यादा, मतलब क्या है कि उस बंदे में क्या हो जाएगी, अल्कलोसिस हो जाएगी। इसका मतलब है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड कम हुई, ठीक है, यानी कि एसिड कम हुआ, तो जाहिर सी बात है उसकी जो पीएच होगी वो क्या हो जाएगी, अल्कलोसिस वाली होगी ना। ये देखो हमारे पास पीएच क्या हो जाएगी, मोर देन 7.4। ठीक है, तो अब आपने जेन में चला गया कि ये किस कार्बन डाइऑक्साइड किस में इन्वॉल्व होता है, रेस्पिरेशन में। ठीक है, रेस्पिरेशन करते हैं तो फिर ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर निकलती है या बाहर आती है ना। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस बंदे को क्या है जनाब, रेस्पिरेटरी, क्या है, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है। ठीक हो गया जी, ये तो हमें पता चल गया कि इस बंदे को क्या है, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है। अब देखो ये किन कंडीशन में होगा कि आपके पास बंदा ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहा है, तो ये किन कंडीशन में हो सकता है? इसका मतलब है कि बंदा तेज तेज सांस ले रहा है, उसको हमने नाम दे दिया हाइपर वेंटिलेशन, यानी कि बंदा क्या कर रहा है, तेज तेज सांस ले रहा है। अब वो किन कंडीशंस में होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपको पता है कि जब आपको एनजाइटी हो, बहुत ज्यादा परेशानी हो, या बहुत ज्यादा कोई अचानक से आप कोई ऐसी खबर सुन लो, पैनिक अटैक आ जाए, तो क्या होता है कि बंदा तेजी तेजी से सांस लेता है। तो जाहिर सी बात है, अगर फॉर एग्जांपल मेरे लंग्स तेजी तेजी से सांस लेंगे, जब मेरे लंग्स तेजी तेजी से सांस लेंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेंगे। इसका मतलब है कि जो मेरी बॉडी है उसमें क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो जाएगा। ठीक हो गया।
तो वही है ना कि हमारे पास देखो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो रहा है। एक तो मैंने बता दिया कि बंदे को एनजाइटी या पैनिक अटैक हुआ। अब देखो अगर बंदा फॉर एग्जाम्पल क्या गया है कि पहाड़ों पे गया है, यानी कि कहीं भी घूमने फिरने गया है कोई ऊंची जगह पे, तो आपको पता है कि जब आप जाते हो पहाड़ों पे, ये इस तरह करके जनाब पहाड़ होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल ये इधर जो कौन सी है यार पहाड़ी, यार मुझे नाम नहीं याद, चुंकर चेक समझो आप चले गए हो, तो उधर क्या है कि इधर जनाब आप पहुंच गए हो, एंजॉय वगैरह कर रहे हो, ठीक है। तो इधर क्या होता है, ऑक्सीजन कम होती है। जब ऑक्सीजन कम होती है तो बंदा क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा तेजी से सांस लेता है ताकि ज्यादा से ज्यादा उसे ऑक्सीजन मिल सके। लेकिन आपको पता है कि जब वो तेजी से सांस लेगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेगा, क्योंकि पता है इंस्पायरेशन में ऑक्सीजन अंदर जाती है, जब एक्सपायरेशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो जब वो तेजी तेजी से सांस लेगा तो उसकी कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से रिमूव हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा रिमूव होगी। तो वही आपके पास चीज आ गई ना कि उसकी बॉडी में क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, लेस देन 40 हो जाएगी। तो हमें पता चल गया कि अगर बंदा क्या है कि हाई एल्टीट्यूड पे जाएगा तो उसको क्या है कि क्या हो सकती है, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो सकती है। देन अगर क्या है कि वो बंदा फॉर एग्जाम्पल क्या करता है जनाब, यूज करता है सैलिसाइक्लेट्स। सैलिसाइक्लेट्स में से इन्हें हम जो मोस्ट कॉमनली यूज है ना, फॉर एग्जाम्पल एस्पिरिन है, आपने खुद भी यूज की होगी डिस्प्रीन, जब बंदे को दूसरा सर में दर्द शर्द होता है तो बड़ी कॉमनली यूज डिस्प्रीन यूज होती है। तो अगर क्या है कि बंदा डिस्प्रीन लेना, तो ये क्या करता है आपको पता था, लंग्स को कौन कंट्रोल कर रहा था, लंग्स को हमारा मेड्यूला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल कर रहा था ना, मतलब रेस्पिरेशन को हमारा कौन कंट्रोल कर रहा होता है, मेड्यूला। तो अब ये जो सैलिसाइक्लेट्स होती है ना, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ एस्पिरिन, तो ये एस्पिरिन क्या करती है, इसको ना जाके पॉजिटिव इफेक्ट डालती है, यानी कि इसको थोड़ा सा ज्यादा एक्टिवेट करती है। तो जाहिर सी बात है लंग्स भी क्या होंगे, ज्यादा एक्टिवेट होंगे, तो इसका मतलब है हमारे पास ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी लंग से। जब ले ज्यादा ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी तो बॉडी में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो वही आ गया ना, जब एसिड कम होगा तो बंदे को क्या हो जाएगी, अल्कलोसिस, सिंपल। देन अगर फॉर एग्जांपल ये जो मेड्यूला है इधर कोई इस तरह का ट्यूमर बन जाए और वो ट्यूमर इस मेड्यूला को इरिटेट करे, और ये क्या करे, मेड्यूला खुद ट्यूमर से इरिटेट हो रहा है और ये हमारे लंग्स को इरिटेट करने लग जाए, मतलब लंग्स की तरफ ज्यादा से ज्यादा मैसेज भेजे, लंग्स क्या है कि फिर ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, हाइपर वेंटिलेट करेंगे। तो आपको पता है लंग्स क्या निकाल रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी बॉडी में कम हो जाएगी। देन अगर फॉर एग्जांपल क्या होता है कि बंदे में क्या हो जाती है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मतलब है कि फॉर एग्जांपल क्या है कि कोई इधर क्लोट बना, फॉर एग्जांपल ये मैं ब्लड वेसल ले लेता हूँ, ये क्लोट बना, ये आपको पता है कि सारा ब्लड हार्ट से होके कहाँ पहुंच जाता है, लंग्स में, और ये लंग की किसी ब्लड वेसल में जाके क्या हुआ, फंस गया। तो आपको पता है कि जब लंग की किसी ब्लड वेसल में जाके फंसेगा तो उधर से क्या है कि प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं ना हो सकेगी ब्लड की। जब प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं हो सकेगी तो क्या होगा कि उस बंदे में हाइपोक्सिया हो जाएगा, यानी कि कम ऑक्सीजन उसके टिश्यूज को मिलेगी। जब कम ऑक्सीजन उसके टिश्यूज को मिलेगी तो लंग्स क्या करेंगे, हाइपर वेंटिलेट करेंगे। तो आपको पता है कि जब लंग्स हाइपर वेंटिलेट करते हैं तो क्या होता है कि बॉडी से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है और बॉडी में क्या है कि कम कार्बन डाइऑक्साइड रह जाता है। तो फिर अगेन हमारे पास आ गया अल्कलोसिस होगी उस बंदे को। देन फॉर एग्जांपल हमारे पास जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, क्या है कि हमारे पास प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, तो आपको पता है कि प्रेग्नेंट लेडीज में क्या होता है, इधर बेबी भी होता है उनके मतलब ये पेट में। तो जाहिर सी बात है ये बेबी भी, उसमें भी तो सारे दूसरा रिएक्शन हो रहे होते हैं ना, सारा सीन हो रहा होता है, तो उसमें भी क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड किसने निकालनी है, उसकी माँ ने निकालनी है, उसकी माँ के किसने निकालनी है, लंग्स ने निकालनी है। तो जाहिर सी बात है कि लंग्स को ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, पहले तो वो सिर्फ अपनी बॉडी की निकाल रहे थे, अब उनको बेबी की भी निकालनी पड़ रही है, तो वो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा एक्सपायरेट करेंगे। उनमें क्या होता है कि ये मेड्यूला जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, हम रिप्रोडक्टिव में भी पढ़ेंगे कि उनमें मेड्यूला ओवर स्टिमुलेटेड होता है, थोड़ा सा ज्यादा स्टिमुलेटेड होता है, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उसकी बॉडी से निकले। तो जाहिर सी बात है जब बंदे की बॉडी से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी तो क्या हो जाएगा, बंदे को क्या हो जाएगी, अल्कलोसिस हो जाएगी। ठीक हो गया। तो अब हम इसी चीज को मैं आप लोगों को बुक से पढ़ाता हूँ, ये दूसरा रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस वाला कंसेप्ट। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा अभी कि आपने देखा पीएच जो है वो मोर देन क्या है हमारे पास, 7.4 है। ठीक है। फिर आपने क्या चेक किया कि उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो क्या थी, लेस देन 40 थी। तो इसका मतलब है बंदे को क्या है, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है। ठीक है। तो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस कब होती है, जब बंदा ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करता है, हाइपर वेंटिलेट करता है। ठीक है। तो देखो वो कब होता है, एनजाइटी हो या पैनिक अटैक हो या हाई एल्टीट्यूड पे बंदा चला जाए या सैलिसाइक्लेट्स ले, यानी कि डिस्प्रीन वगैरह ले, एस्पिरिन ले, तो वो भी मेड्यूला को जाके ओवर ज्यादा स्टिमुलेट करेंगे, बंदा हाइपर वेंटिलेट करेगा। या कोई सीएनएस का ट्यूमर बन गया, मेड्यूला में ट्यूमर बन गया है जो उसको तंग कर रहा है, या पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गई है,
ठीक है, यानी कि कोई क्लोट आके उधर लंग्स में फंस गया, या क्या है कि बंदे को प्रेगनेंसी का मतलब औरत को प्रेगनेंसी है, तो प्रेगनेंसी में भी आपको पता है ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और ज्यादा हाइपर वेंटिलेशन, मेड्यूला की ज्यादा सही ओवर स्टिमुलेशन होती है, जिसकी वजह से क्या है कि बंदे को ज्यादा से ज्यादा हाइपर वेंटिलेशन करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी। एंड ये था हमारे पास रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस का कंसेप्ट। ठीक है, तो इसमें बंदे की जब आप पीएच चेक करोगे वो आपके पास क्या है, मोर देन 7.4। कार्बन डाइऑक्साइड चेक करोगे लेस देन दूसरा 40। ठीक है, तो इसका मतलब है उसको क्या है, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। तो फिर आपने इन चीजों के बारे में सोचना है कि उसको क्या है कि ये वाली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये बेसिकली डायग्नोसिस बनाने के लिए होता है। अच्छा जी, आपका सवाल है सर, कार्डियक वेस्कुलर डिजीज वाले बंदे को ये मसला हो सकता है? ऐसी डिजीजेस जिसमें ब्लड लंग्स में सही से नहीं जाता, ऐसी डिजीजेस जिसमें ब्लड लंग्स में सही से नहीं जाएगा, अगर हाँ हाइपोक्सिया जो है ना, अगर फॉर एग्जांपल अगर लंग्स में सही से ब्लड ना जाए, तो जाहिर सी बात है बंदे की बॉडी है उधर भी क्या है कि प्रॉपरली ब्लड नहीं जाएगा, तो इसका मतलब है उस बंदे को हाइपोक्सिया होगा। तो जब भी हाइपोक्सिया होता है तो हमारा मेड्यूला स्टिमुलेट हो जाता है। जब हमारा मेड्यूला स्टिमुलेट होता है तो वो क्या है कि बंदा हाइपर वेंटिलेट करता है। लेकिन वो हमारे पास इफेक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे पास ये जो हमारे सिलेबस में ना, ये 3 और 3 6 ये काजेज इंपॉर्टेंट है, आपने इसके बारे में लाजमी सोचना है। ठीक हो गया। तो ये तो था हमारा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। देन अब आ जाते हैं कि हमारे पास क्या है कि मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स है, यानी कि हमारा इसके साथ मसला हो गया। आपको मैंने बताया ना कि जब दूसरा डिफरेंट टाइप ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही होती हैं, तो जब ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही होती हैं उनमें क्या है कि ये एसिड्स भी बन रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ये हमारे पास बेसिस भी। ठीक है, तो इनका क्या होता है हमारे पास कॉम्बिनेशन। अब जो हमने जो भी आगे मसले पढ़ने हैं उसमें या इसके साथ मसला आएगा, यानी कि एसिड के साथ मसला आएगा, या क्या है कि हमारी इस बेस के साथ मसला आएगा। अब जो हमारा रेस्पिरेटरी वाला सीन था ना वो खत्म हो गया, वो चिल सीन था वो हमारा क्या हो गया, अब खत्म हो गया। अब हमने सिर्फ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं कि मेटाबॉलिक अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर क्या होता है। ठीक है, तो उसमें हम जनाब सबसे पहले पढ़ लेते हैं फॉर एग्जांपल मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। ठीक है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस का क्या मतलब है कि इस बंदे में क्या होगी, मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक प्रॉब्लम की वजह से क्या होगी, अल्कलोसिस। तो अल्कलोसिस का आपको पता है, अल्कलोसिस का क्या मतलब होता है, यानी कि उस बंदे में क्या होगी, पीएच मोर देन जनाब 7.4 होगी, ये तो आपको पता है। और मेटाबॉलिक मीन्स के क्या है कि उसको मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो HCO3 का आपके पास नॉर्मल लेवल कितना होता है, नॉर्मल लेवल कितना होता है हमारे पास जनाब 24 होता है। लेकिन ये जो बंदा होगा मेटाबॉलिक अल्कलोसिस वाला, आपको पता है कि जनाब इसमें जो HCO3 नेगेटिव है यानी कि बाइकार्बोनेट है, बेसिस ज्यादा होंगी। जाहिर सी बात है जब बेसिस ज्यादा है फिर ही अल्कलोसिस हुई है ना, ऐसा ही है ना। क्योंकि हमारे पास क्या है कि इस बंदे में क्या हो जाएगा, बाइकार्बोनेट ज्यादा होगा, यानी कि उसमें मोर देन 24 होगा। इसमें जो बाइकार्बोनेट का लेवल है वो मोर देन आपके पास क्या होगा, 24 होगा। इसका मतलब है जो पेशेंट आपके पास आएगा, अब आप उसकी एबीजीज यानी कि आर्टेरियल ब्लड गैसेस चेक करोगे तो आपको पीएच क्या मिल जाएगी, मोर देन 7.4। और जो आपके पास क्या कहते हैं बाइकार्बोनेट है वो आपको कितना मिलेगा, मोर देन 24। क्योंकि बाइकार्बोनेट क्या होता है, बेसिक। बेसिक मीन्स ये क्या है कि अल्कली है, तो जब ये ज्यादा होगी तो बंदे को क्या हो जाएगी, अल्कलोसिस हो जाएगी। ठीक हो गया जी। अब देखो फॉर एग्जाम्पल या क्या हो कि बंदे में दूसरा जो हाइड्रोजन है यानी कि जो क्या होता है हमारे पास एसिड होता है, ये डिक्रीज कर जाए तो भी क्या होगा, बंदे को अल्कलोसिस होगी। जाहिर सी बात है एसिड कम हो गया। ठीक है, तो अब हम ये चीजें देख लेते हैं। या फॉर एग्जाम्पल क्या हो कि बंदे में जनाब क्लोराइड कम हो जाए। अब ये देखो ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर बंदे में क्या हो, क्लोराइड कम हो जाए ना, तो फिर भी क्या होती है, बंदे को अल्कलोसिस होती है। तो ये मैं आप लोगों को कंसेप्ट बताता हूँ कि इसका क्या मतलब है, ये क्लोराइड वाला ये समझना लाजमी। ये फॉर एग्जांपल आपकी ब्लड वेसल है ना, तो इसमें इधर क्लोराइड भी होगा, इधर बाइकार्बोनेट भी होगा। ये समझो एक दूसरे के क्या है, दुश्मन है। लेकिन वेसल में ज्यादा वही रहेगा जो ज्यादा ताकतवर होगा। ठीक है, अब क्या है कि एक बंदे में क्लोराइड कम है, तो मैंने आपको क्या बताया कि ज्यादा वही रहेगा जो ज्यादा ताकतवर होगा। इसका मतलब है कि इस बंदे की वेसल के अंदर क्लोराइड क्या है, कम है, तो इसका मतलब है कि इसमें इंक्रीज हो जाएगा बाइकार्बोनेट। ऐसे ही है ना, क्योंकि ये दोनों क्या है, हमारे पास जो बाइकार्बोनेट है, सॉरी, जो हमारे पास बाइकार्बोनेट है और क्लोराइड है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जो हमारे पास बाइकार्बोनेट है और क्लोराइड है वो एक दूसरे के हैं दुश्मन है। ठीक है, तो इधर वेसल में यानी कि हमारी वेसल में ज्यादा वही रहेगा। मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये मैं इसी वजह से रिपीट कर रहा हूँ। हमारी वेसल में ज्यादा वही रहेगा जो क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी कि जो बंदा तगड़ा होगा वही इस इलाके पे कब्जा करेगा इंट्रावेस्कुलरली। तो अब देखो हमारे पास क्या है कि अगर क्लोराइड कम है, ब्लड वेसल के अंदर क्या है, क्लोराइड कम है, इसका मतलब है कि इधर क्या हो जाएगा, बाइकार्बोनेट ज्यादा होगा, क्योंकि अब क्या है कि ये तगड़ा हो गया है।
आगे अभी मतलब हम पढ़ते हैं तो ये आप लोगों को मजीद कंसेप्ट क्लियर होता है। इसका मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल चाहे आपके पास बाइकार्बोनेट क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो उसमें भी क्या हो जाएगी, अल्कलोसिस। ठीक है, चाहे आपके पास एसिड कम हो जाए तो उसमें भी क्या हो जाएगी, अल्कलोसिस। चाहे आपके पास क्लोराइड कम हो जाए, क्योंकि आपके पास, आपको पता है कि जब क्लोराइड कम होता है तो बाइकार्बोनेट ज्यादा हो जाता है, तो उसको भी क्या हो जाएगी, अल्कलोसिस। कौन सी अल्कलोसिस, मेटाबॉलिक, क्योंकि ये मेटाबॉलिक प्रॉब्लम की वजह से हो रही है। जो पहले वाली थी वो रेस्पिरेटरी, तो इस वजह से हमने उसको रेस्पिरेटरी का नाम दिया था। अब हम देखते हैं फॉर एग्जाम्पल ये किन कंडीशन में होता है। अब एक बंदा है फॉर एग्जाम्पल, उसको क्या होगी या जी जनाब वॉमिटिंग होगी है, और ये वॉमिटिंग वाला इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने मतलब इंटर्नशिप करता रहा हूं, तो हमारे पास ये जो गर्मियां होती है ना, गर्मियों में पाकिस्तान का हर जो समझो गरीब बंदा है ना, वो बाहर से खाना शाना खाता है, तो वो बड़ा मतलब जम्स वाला खाना होता है। तो वॉमिटिंग डायरिया के पेशेंट आपके पास इमरजेंसी में बहुत ज्यादा आते हैं। इसी वजह से जो हमारा बोर्ड मतलब ये जो क्वेश्चन आते हैं ना यार एनआरई में, तो ये वॉमिटिंग और डायरिया के आपके पास ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो इस वजह से आपका वॉमिटिंग का कंसेप्ट अच्छा क्लियर होना चाहिए। खैर ये तो आपको इंपॉर्टेंस बता दी। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसको क्या है, वॉमिटिंग है, इस ये उसका क्या है जनाब, स्टमक है। तो आपको पता है स्टमक में क्या पड़ा होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड, यही एसिड पड़ा होता है ना। ठीक है, और साथ में क्या है कि थोड़ा बहुत जनाब पोटाशियम भी पड़ा होता है इधर, लेकिन मेन अभी हमारा जो इंपॉर्टेंस है वो ये है, हाइड्रोजन और क्लोराइड पड़ा होता है। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब देखो बंदे को क्या हुई, वॉमिटिंग हुई, तो वॉमिटिंग ये इधर से क्या है कि ये उसका जनाब माउथ है, तो माउथ से क्या है कि नाले चल जाते हैं वॉमिटिंग के दौरान, तो ये सारा क्या निकल जाएगा, माउथ से बाहर निकल जाएगा ना, हाइड्रोजन और क्लोराइड क्या है कि ज्यादा से ज्यादा बाहर निकलेगा। इट मीन्स के उसके ब्लड में, बॉडी में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन भी कम हो गया और क्लोराइड भी कम हो गया। तो यही तो हम चाह रहे, मतलब चाह तो नहीं रहे थे, लेकिन हमारा जो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में था यही तो था। देखो हाइड्रोजन कम हो गया, देखो हाइड्रोजन कम हो गया, क्लोराइड कम हो गया, क्लोराइड कम हो गया, इसका मतलब है उस बंदे को क्या है जनाब, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो गई। इसी वजह से जब आप उसकी पीएच देखोगे तो वो क्या हो जाएगी, मोर देन 7.4 होगी पीएच। तो अब जनाब उसको आप ठीक कैसे करते हो, उसको आप बेसिकली ना नॉर्मल सेलाइन लगाते होते हो, ये चलो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। आप उसको ना बेसिकली नॉर्मल सेलाइन लगाते हो। नॉर्मल सेलाइन में बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास सोडियम होता है, क्लोराइड होता है और साथ में वाटर होता है। ठीक है, तो जब आप ये बंदे को दोगे ना, तो देखो क्लोराइड अब तगड़ा हो जाएगा। अब ये जो वेसल है ना, इसमें क्लोराइड तगड़ा हो जाएगा, तो ये जो हाइड्रो बाइकार्बोनेट है ना, ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा अब क्लोराइड क्या हुआ है, तगड़ा हुआ है, तो इस वजह से बंदे की जो दूसरा ये ज्यादा बाइकार्बोनेट पड़ा हुआ होगा, उसकी ये जो हमारे पास अल्कलोसिस हुई पड़ी है वो ठीक हो जाएगी। देन आपने क्या दिया जनाब, सोडियम और वाटर दिया। तो जब आप सोडियम और वाटर दोगे तो इससे क्या है कि उसका जो डिहाइड्रेशन हुई पड़ी है वो भी बेहतर हो जाएगी। ठीक हो गया। इससे एक और इफेक्ट भी वैसे आता है, सोडियम और वाटर जब आप देते हो तो बेसिकली हमारे पास जो है ना, क्या कहते हैं, एल्डोस्टेरोन भी इनहिबिट होता है। तो एल्डोस्टेरोन आपको पता है कि ये जो हमारी क्या कहते हैं, दूसरा कलेक्टिंग डक्ट्स होती थी, तो उधर क्या है कि कलेक्टिंग डक्ट्स में क्या करता है, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाता होता है, और साथ में क्या है कि बाहर किसको निकलवाता होता है, हाइड्रोजन को और पोटाशियम को। ठीक है, तो जब आपने वाटर दिया ना उस बंदे को, तो मतलब ये नॉर्मल सलाइन दिया, उसमें क्या था, वाटर। जब वाटर और ये सोडियम जाते हैं तो एल्डोस्टेरोन, तो ये जब भी ब्लड में ये सोडियम आप दोगे, सोडियम ज्यादा होगा तो एल्डोस्टेरोन इनहिबिट हो जाता होता है, और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो उस बंदे में क्या है कि ये वाला काम क्या हो जाएगा, अब खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो हम हाइड्रोजन को बॉडी से बाहर निकाल रहे थे वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम यही तो चाह रहे थे कि हमारा जो इस बंदा है हम उसको कैसे ट्रीट करना चाह रहे थे, एक उसमें क्या है कि हाइड्रोजन बढ़ाना चाह रहे थे, और एक उसमें क्या है कि हम क्लोराइड बढ़ाना चाह रहे थे, ताकि क्या है कि उसकी ये जो पीएच मोर देन 7 पॉइंट हुई पड़ी है ये क्या हो, नॉर्मल हो। तो ये होता है कि वॉमिटिंग वाले बंदे में, वॉमिटिंग में क्या है कि हाइड्रोजन और क्लोराइड बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, जब हाइड्रोजन और क्लोराइड बाहर निकल जाते हैं तो उस बंदे को क्या हो जाती है, अल्कलोसिस हो जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है उसकी बॉडी से, आप सिंपल याद रख लो, वॉमिटिंग वाले बंदे के बॉडी से एसिड निकल रहा है, तो जाहिर सी बात है उसको क्या हो जाएगी, अल्कलोसिस हो जाएगी। ठीक हो गया जी। अब देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल क्या है कि उस बंदे को क्या है कि एसिडोसिस हो गया, आपको अक्सर हो जाती होगी, मतलब जब हार्ट बर्न होता है तो आपको ये दूसरा जो है ना एपिगैस्ट्रिक रीजन, उधर ये जलन सी होती है इसोफेगस में, तो आप क्या है कि जनाब ले लेते हो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि एंटासिड्स ले लेते हो। तो अगर आप ज्यादा मिकदार में एंटासिड्स ले लोगे तो जाहिर सी बात है, एंटासिड्स, एंटा मीन्स अगेंस्ट, और सीड्स मीन के एसिड, तो ये क्या होते हैं, एसिड्स के खिलाफ होते हैं। तो जाहिर सी बात है ये इधर एसिड के कंटेंट को स्टमक में क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो जाहिर सी बात है जब एसिड कम होगा तो बंदे को क्या हो जाएगी, अल्कलोसिस। ठीक है, तो ये तो सिंपल था एंटासिड्स वाला।
देन अगर फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो, लूप या थायाजाइड डायूरेटिक्स यूज करते हो, तो लूप या थायाजाइड डायूरेटिक्स हमने पढ़ा था कि जो लूप डायूरेटिक्स थे या थायाजाइड डायूरेटिक्स थे, फॉर एग्जांपल ये मैं सेल बना देता हूँ उसका, क्या कहते हैं, थिक असेंडिंग लूप ऑफ एनले का, ये क्या है जनाब, लूप डायूरेटिक्स। लूप डायूरेटिक्स आपको पता है कि इधर जो होता था सोडियम पोटाशियम क्लोराइड वाला पंप, इधर सोडियम, ये पोटाशियम और टू क्लोराइड वाला पंप। तो जो लूप डायूरेटिक्स होते थे वो थिक असेंडिंग लूप ऑफ एनले पे जब जाके एक्ट करते थे तो वो इस पंप को इनहिबिट कर देते थे। तो जब देखो ये वाला पंप इनहिबिट होगा तो हमारा क्या हो रहा है जनाब, क्लोराइड भी लॉस हो रहा है, और जाहिर सी बात है ये जब सोडियम ज्यादा से ज्यादा, मैंने आप लोगों को बताया था, नीचे जाएगा, नीचे किसके पास जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट्स के पास। फॉर एग्जाम्पल ये अब इधर हमने कलेक्टिंग डक्ट्स का सेल बनाया ही हुआ है, ये वाला। तो आपको पता है कि जब भी कलेक्टिंग डक्ट्स के पास क्या होता था, ज्यादा से ज्यादा सोडियम जाता होता था, तो उधर से क्या है कि ये ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन बाहर निकलता था। तो ये देखो जब उस बंदे में क्या है कि ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, इसका मतलब है कि उसके ब्लड में क्लोराइड भी कम होगा, और क्या है कि उसमें हाइड्रोजन भी कम होगा। तो यही तो हम चाह रहे थे कि हमारी क्या है कि एसिडिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो उस बंदे को क्या हो जाएगी, अल्कलोसिस। तो उस बंदे को क्या हो जाएगी हमारे पास, अल्कलोसिस हो जाएगी, क्योंकि क्या है कि उसमें जनाब एसिड कम हो रहा है। एसिड का कैसे कम हो रहा है, क्योंकि ये जो हमारा सोडियम पोटाशियम क्लोराइड वाला पंप था, इसको हमने लूप डायूरेटिक्स दे के खत्म कर दिया, बंद कर दिया। जब ये बंद हुआ तो क्या हुआ कि हमारे पास एक तो क्लोराइड नहीं रीअब्सॉर्ब होगा, मतलब कम रीअब्सॉर्ब होगा, ठीक है। और मेन जो इसमें इफेक्ट आ रहा होता है कि ये जब सोडियम ज्यादा से ज्यादा क्या है कि कलेक्टिंग डक्ट्स के पास जाता है, तो आपको पता है कि सोडियम को रीअब्सॉर्ब करने के लिए हम दो आयंस की कुर्बानी देते होते थे। तो इसी वजह से मैंने आपको कहा था कि ये सोडियम को रीअब्सॉर्ब करना और हाइड्रोजन और पोटाशियम को बाहर निकालना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जगह जगह पे वही यूज हो रहा है। तो आप सोडियम को ज्यादा रीअब्सॉर्ब कर रहे हो, हाइड्रोजन को ज्यादा से ज्यादा बॉडी से बाहर निकाल रहे हो, तो बंदे को क्या हो जाएगी, अल्कलोसिस। क्योंकि जब भी बॉडी में हाइड्रोजन का लेवल कम होगा, बंदे को क्या होगी, अल्कलोसिस। ठीक हो गया। वही हमारे पास सेम ही थायाजाइड डायूरेटिक्स का कंसेप्ट है। अगर फॉर एग्जांपल आप क्या देते हो, थायाजाइड डायूरेटिक्स देते हो, तो थायाजाइड डायूरेटिक्स आपको पता है कहाँ पे जाके एक्ट कर रहे होते हैं जनाब, हमारी डीसीटी पे। डीसीटी पे कौन से चैनल को इनहिबिट करते हैं, सोडियम और क्लोराइड वाले को। तो देखो अगेन सेम चीज हुई, क्लोराइड भी जाहिर सी बात है, इधर जो हमारा ब्लड है उसमें क्लोराइड भी कम हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा कि ये सोडियम ज्यादा से ज्यादा कहाँ पे जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट्स के पास, वही सेम सीन। ज्यादा से ज्यादा क्या है कि हमारी जो कलेक्टिंग डक्ट्स है उनके पास ज्यादा से ज्यादा सोडियम जाएगा। और कलेक्टिंग डक्ट क्या करती है कि सोडियम की समझो ये आशिक है, सोडियम को रीअब्सॉर्ब करने के लिए बाकी दो आयंस की परवाह ही नहीं करती, हाइड्रोजन और पोटाशियम को ज्यादा से ज्यादा बाहर निकालेगी। जब आपका हाइड्रोजन ज्यादा से ज्यादा बाहर निकलेगा तो बंदे को क्या हो जाएगी, अल्कलोसिस। ठीक हो गया जी। तो अब इस बंदे को आपने कैसे ट्रीट करना है, एक तो लो पर थायाजाइड डायूरेटिक से थोड़ा सा अवॉइड करना है, ठीक है। तो बाकी ये है कि आप उसको नॉर्मल सेलाइन लगाओगे तो उसकी भी क्या है कि कंडीशन है बेहतर हो जाएगी, उसकी ये जो अल्कलोसिस हुई पड़ी है वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। देन हमारे पास कुछ आ जाती हैं जनाब सेलाइन रेजिस्टेंट। सेलाइन रेजिस्टेंस का मतलब है कि आपने नॉर्मल सेलाइन लगाया ना, यानी कि सोडियम क्लोराइड और वाटर दिया भी, ठीक है, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं होगी। वो हमारे पास कौन सी कंडीशंस होती हैं। अब देखो अगर क्या हो, बंदे को हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म हो जाए, ठीक है। आपको पता था ना कि फॉर एग्जांपल मैं इधर अब दोनों सेल्स बना देता हूं, आपको पता है ना यार, ये जो हमारा एल्डोस्टेरोन होता है, ठीक है, एल्डोस्टेरोन कहाँ पे आके लगता होता था, इसके इधर रिसेप्टर्स होते थे। एक ये प्रिंसिपल सेल पे, ये हमारे प्रिंसिपल सेल पे रिसेप्टर होते थे, और ये हमारे क्या है कि अल्फा इंटरकलेटेड सेल पे। अब मैं इसको रिमूव थोड़ा सा कर देता हूँ, हाइड्रो पोटाशियम को, ठीक है। तो क्या होता था हमारे पास जनाब कि ये हमारे दूसरा प्रिंसिपल सेल आ गए, ये हमारे क्या आ गए, प्रिंसिपल, ये अल्फा इंटरकलेटेड सेल। तो एल्डोस्टेरोन के क्या होते थे, इधर रिसेप्टर होते थे। तो आपको पता है कि जब हमारी कलेक्टिंग ड्रग्स पे आके एल्डोस्टेरोन लगता होता था, तो ये क्या करवाता था, सोडियम को रीअब्सॉर्ब ज्यादा से ज्यादा करवाता था, और क्या करता था, ज्यादा से ज्यादा किसको निकलवाता था, पोटाशियम को, और किसको, हाइड्रोजन को। तो देखो इसने इसने भी क्या किया, बेसिकली हमारे पास ये हाइड्रोजन को ज्यादा से ज्यादा बॉडी से बाहर निकाल रहा है। इसका मतलब है कि जिस बंदे में भी एल्डोस्टेरोन का लेवल बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उसमें क्या है कि बंदे में अल्कलोसिस हो जाएगी। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आपको पता चल गया कि कैसे अल्कलोसिस होगी, सारी सी बात है, ये ज्यादा से ज्यादा सोडियम रीअब्सॉर्ब करवाएगा, और इसके नतीजे में दो आयंस की कुर्बानी। और मेनली हमारे पास अभी हाइड्रोजन से कंसर्न है, हाइड्रोजन ज्यादा से ज्यादा यूरिन में जाएगा तो ब्लड में कम हो जाएगा, तो बंदे को क्या हो जाएगी, अल्कलोसिस। अब देखो अगर फॉर एग्जांपल क्या हो जाता है, बंदे को बार्टर सिंड्रोम हो जाता है, तो बार्टर सिंड्रोम में क्या हो रहा था, बार्टर सिंड्रोम में यही सेम इफेक्ट आ रहा था ना। ये जो हमारा क्या कहते हैं थिक असेंडिंग लूप ऑफ एनले था, उसका ये पंप खराब हो जाता था। जब ये पंप खराब होता था
तो बाकी सेम ही चीज है कि ना सोडियम रीअब्सॉर्ब होगा, ना पोटाशियम, ना क्लोराइड। ये सोडियम ज्यादा से ज्यादा किसके पास जाएगा, इसके पास, कोलेक्टिंग डक्ट्स के पास। तो वही सोडियम को रीअब्सॉर्ब करने के लिए 2 आयंस की कुर्बानी मींस के फिर उसके ब्लड में क्या है कि हाइड्रोजन कम। देन अगेन सेम ही, फॉर एग्जांपल हमारी जो जिटलमैन सिंड्रोम होती है, जिटलमैन सिंड्रोम में क्या होता है कि ये वाला पंप खराब हो जाता है सोडियम और क्लोराइड वाला, तो अगेन सोडियम रीअब्सॉर्ब ना क्लोराइड रीअब्सॉर्ब। और ये सोडियम क्या है कि हमारे पास जब किसके पास जाता है, कलेक्टिंग डक्ट्स के पास, तो सोडियम को रीअब्सॉर्ब करने के लिए पोटाशियम और हाइड्रोजन की कुर्बानी। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, बंदे को जाहिर सी बात है हाइड्रोजन ज्यादा बाहर निकलेगा तो अल्कलोसिस हो जाएगी। तो ये था हमारे पास। अब इन बंदों को अगर आप सेलाइन, नॉर्मल सेलाइन दोगे भी ना, तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि इनमें सेल्स ही खराब हुए पड़े हैं। जिन्होंने क्लोराइड को रीअब्सॉर्ब करना था, ये जो फॉर एग्जांपल जिन्होंने ये वाले काम करने थे, वो सेल्स ही खराब हुए पड़े हैं। देखो हमारी जो फॉर एग्जांपल दूसरा हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है, इसमें क्या है कि एल्डोस्टेरोन पागल हुआ पड़ा है। आप नॉर्मल सेलाइन जितना देते जाओगे, उससे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कम नहीं होगा, क्योंकि कोई एबनॉर्मेलिटी हुई पड़ी है। ठीक है, नॉर्मली आप नॉर्मल सलाइन दोगे तो एल्डोस्टेरोन कम हो जाएगा, लेकिन क्या है कि जब हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म वाला बंदा होता है, उसको आप दूसरा बाहर से नॉर्मल सलाइन दोगे भी, फिर भी कोई फायदा नहीं होगा। इसी तरह अगर आप बार्टर सिंड्रोम वाला है या जिटलमैन सिंड्रोम वाला है, तो उन सब में भी क्या है कि कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि क्या है कि सेल्स ही खराब हुए पड़े हैं जिन्होंने क्या है काम करना था। ठीक है, तो इन सब में आपके पास क्या है कि ये वाली प्रॉब्लम आ रही होती है। अब हम इसी को बुक से पढ़ते हैं ताकि आप लोगों का मजीद क्लियर हो ये चीज। तो अब क्या हुआ, हमारे पास बंदा आया, उसको क्या था कि जब हमने बाइकार्बोनेट का लेवल चेक किया तो वो क्या था, मोर देन 24 था। ठीक है, इसका मतलब है उस बंदे को क्या है जनाब, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है। और पीएच क्या थी उसकी, 7.4 से ज्यादा, वो तो हमें पता चल गया ना। फिर हमने बाइकार्बोनेट चेक किया, वो मोर देन 24 था। देन क्या हुआ, इसका मतलब हमें पता चल गया इसको क्या मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है। अब क्या करना है आपने, दूसरा यूरिन में उसकी क्लोराइड चेक करना है। तो यूरिन में क्लोराइड कम होगा, अगर लेस देन 20 मिली इक्विवेलेंट लीटर होगा, पर लीटर होगा, तो आपने इन चीजों के बारे में सोचना है। अगर मोर देन 20 मिली इक्विवेलेंट दूसरा पर लीटर होगा, तो आपने इन चीजों के बारे में सोचना है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसमें क्लोराइड का क्या चक्कर है। जाहिर सी बात है, जब बंदा वॉमिटिंग करेगा तो ज्यादा से ज्यादा उसमें से क्लोराइड रिमूव हो रहा है ना, हाइड्रोजन के साथ क्लोराइड रिमूव हो रहा था। तो उसके जाहिर सी बात है यूरिन में भी क्या आएगा, कम क्लोराइड आएगा। अगर आप एंटासिड्स देते हो तो उसमें भी तो क्या है कि हाइड्रोजन क्लोराइड कम हो रहा था, तो जाहिर सी बात है उसकी बॉडी में क्लोराइड कम है, तो यूरिन में भी तो कम आएगा। बाकी ये जो रिसेंट आप एक आया इधर रिसेंट, दूसरा ये रिसेंट लूप और थायाजाइड डायूरेटिक्स, और एक आता है करंट। इसमें फर्क ये है कि रिसेंटली जब आप शुरू में लूप या थायाजाइड डायूरेटिक्स लेते हो ना, तो उसमें क्या होता है कि जनाब इतना क्लोराइड का लेवल कम नहीं होता। इतना क्लोराइड का लेवल कम क्यों नहीं होता, अब मैं आपको लेके चलता हूँ दोबारा उन्हीं सेल्स पे, ये जो हमने पढ़ा था ना इधर। हाँ ये इधर। तो क्या होता है ये देखें, आपने क्या किया, लूप डायूरेटिक लिया या क्या लिया जनाब, थायाजाइड डायूरेटिक, अभी मतलब शुरू वाले दिन है। तो उसमें क्या होगा, इधर से क्लोराइड रीअब्सॉर्ब नहीं होगा। जब इधर से क्लोराइड रीअब्सॉर्ब नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है क्या है कि इधर आ जाएगा ना। तो जब ये इधर हमारी कलेक्टिंग डक्ट्स के पास आएगा, तो शुरू शुरू में इनकी कैपेसिटी होगी, ये क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्लोराइड को रीअब्सॉर्ब करेंगे। जब ज्यादा से ज्यादा क्लोराइड को रीअब्सॉर्ब करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा क्या है कि बाइकार्बोनेट को बाहर निकालेंगे। इसका मतलब है कि जब शुरू शुरू में इसके यूरिन में इतना क्लोराइड नहीं होगा, ठीक है, और वही उधर चीज बताई हुई है। लेकिन क्या है कि जब आप लगातार लूप और थायाजाइड डायूरेटिक्स लेते रहोगे, तो फिर ये जो हमारा चैनल है ना, इसकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, ये वाला जो चैनल है। तो फिर आपको क्या है कि हमारी दूसरा क्लोराइड जो है वो यूरिन में मिलेगा, मतलब मोर देन 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर मिलेगा। तो यही इधर कंसेप्ट था हमारे पास। कहाँ पे गए, इधर। ठीक है, ये जो मैं आप लोगों को बता रहा था सेलाइन रेजिस्टेंस। अब जो है ना, आप उसको चाहे मतलब देते भी रहो तो कोई खास फायदा नहीं होना। बाकी हमारे पास क्या आ गया, फिर हमने देखा कि अगर फॉर एग्जांपल लेस देन 20 मिली पर लीटर है, तो फिर हमने इन प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना है, वो आप लोगों को पता चल गया। अब क्या है कि अगर क्लोराइड यूरिन में मोर देन 20 मिली पर लीटर है, तो फिर आपने इन चीजों के बारे में सोचना है। ये वाली जो चीजें हैं, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, मतलब एल्डोस्टेरोन ज्यादा होने की वजह से पंगा बना हुआ है। ठीक है, या फिर बार्टर सिंड्रोम, इसका मतलब है कि हमारा सोडियम क्लोराइड पोटाशियम वाला पंप नहीं काम कर रहा। जिटलमैन सिंड्रोम, सोडियम क्लोराइड वाला पंप नहीं काम कर रहा हमारी टीसीटी में। और यह है कि आप लोप या थायाजाइड डायूरेटिक्स ज्यादा ले रहे हो, तो इस वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। तो इस बंदे को जब आप सलाइन दोगे भी, तो सलाइन से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जो सेल्स हैं वही काम नहीं कर रहे प्रॉपर। लेकिन इस बंदे को जब आप सलाइन दोगे, तो ये रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि हमारे सेल्स काम कर रहे हैं ऊपर। या तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में मसला हुआ है कि एसिड ज्यादा लॉस हो रहा है, या क्या हुआ है कि हमारा ये जो हम लोब या थायराइड डायूरेटिक्स ले रहे हैं ना शुरू में, तो उस वजह से मसला हो रहा है, मतलब कि ये जो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस वाला।
ठीक है जी, ये आपका डन हो गया मेटाबॉलिक अल्कलोसिस वाला। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, अगर है तो बताएं, जल्दी बताएं जी। डन है, चलें ठीक हो गया। आगे अब हम शुरू करते हैं जनाब। चलें ठीक है, आगे हम शुरू करते हैं कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल हम दोबारा नोट्स की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि हमारे पास तीन पंगे हमारे डन हो गए। ठीक है जी, अब हमारे पास आता है एक बंदा। हम क्या करते हैं, उसकी जनाब पीएच चेक करते हैं। तो वो क्या होती है हमारे पास, लेस देन 7.4 होती है। तो इससे हमें एक तो पता चल गया इस बंदे को क्या है जनाब, एसिडोसिस है। देन हम क्या करते हैं कि उसका बाइकार्बोनेट का लेवल चेक करते हैं। जब हमने उसका बाइकार्बोनेट का लेवल चेक किया HCO3 नेगेटिव का, तो वो हमें पता चला कि जनाब लेस देन 24 है। इसका मतलब है कि इसको क्या है, इससे हमें पता चल गया इसको क्या है, मेटाबॉलिक है। ठीक है, और पीएच से हमें पता चल गया कि इसको क्या है जनाब, एसिडोसिस है। ठीक है, तो इसका मतलब है इस बंदे को क्या है जनाब, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। लेकिन बात इधर तक खत्म हो जाती तो इजी था। अब हमें पता चलाना है कि इसको ये जो मेटाबॉलिक दूसरा एसिडोसिस है, ये किस प्रॉब्लम की वजह से है। ठीक है, तो अब देखो मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों हो सकती है, जाहिर सी बात है। इसका मतलब है कि उसकी बॉडी में क्या हो गया, एसिड ज्यादा हो गया। एसिड ज्यादा होने का मतलब है कि उसकी बॉडी में क्या हो गया होगा, हाइड्रोजन ज्यादा हो गया होगा। ठीक है, या क्या है कि हो सकता है दूसरा जो क्लोराइड है वो ज्यादा हो गया हो। देखो अगर क्लोराइड ज्यादा होगा इधर से, तो वो क्या करेगा, बाइकार्बोनेट को बाइकार्बोनेट से तगड़ा हो जाएगा और उसको वेसल से किक आउट कर देगा। जब इसको किक आउट करेगा तो इसका मतलब है कि जाहिर सी बात है बाइकार्बोनेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी आपके पास ये देखो HCO3 नेगेटिव क्या मिलेगा, कम मिलेगा इन बंदों में। देन और क्या हो सकता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एसिड ज्यादा इकट्ठे हो गए हैं। तो वो हम देखते हैं अभी सारी चीजें कि ये हमारे पास इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हाइड्रोजन ज्यादा हो गया या बाइकार्बोनेट कम हो गया, या क्या है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लोराइड ज्यादा हो गया जिसने क्या किया, दूसरा इसको किक आउट कर दिया। अब हम इसको डिटेल से देखते हैं। लेकिन इससे पहले हमारे पास ना एक और कंसेप्ट है जिसे हम कहते हैं जनाब एनाइन गैप। ठीक है, ये अक्सर लोगों को समझ नहीं आती, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को अच्छे से समझा दूं। एनाइन गैप क्या होता है, बेसिकली क्या होता है हमारे पास ये जो दूसरा ब्लड होता है ना, फॉर एग्जांपल ये ब्लड वेसल है। तो इसमें जितने पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस होते हैं। यानी कि इन दोनों ने क्या वो किया होता है, आपस में बैलेंस किया हुआ होता है। मतलब हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस मेनली ब्लड वेसल में कौन से होते थे, मैंने आपको बताया था मेनली हमारा ब्लड वेसल में मेन चार्ज जो होता है दूसरा पॉजिटिव वो होता है जनाब सोडियम। ठीक है, और जो मेन नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो हमारे पास होते हैं क्लोराइड और बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट। तो हमने क्या किया, इनको चेक किया, यानी कि इनका लेवल ब्लड में चेक किया। ठीक है, और हमें पता था कि अगर हम सोडियम को क्या करें, माइनस करें क्लोराइड और बाइकार्बोनेट से, तो इन दोनों का जवाब क्या आना चाहिए, जीरो। क्योंकि जितने सोडियम होंगे यानी कि जितने पॉजिटिव आइंस होंगे उतने ही नेगेटिव आइंस होने चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि एक मसला आया, जब हमने इनको चेक किया ना, फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम का लेवल होता है जनाब 144। ठीक है, माइनस क्या किया, क्लोराइड का लेवल होता है हमारे पास जनाब 108। ठीक है, देन जमा बाइकार्बोनेट का लेवल हमें पता है कि जनाब होता है 24। तो जब हमने माइनस किया तो हमारे पास तकरीबन जनाब ये डिफरेंस आ गया आई थिंक 12 का। ठीक है, तो जब आपके पास 12 का डिफरेंस आया, लेकिन हमने तो कहा था कि जितने पॉजिटिव चार्जेस होंगे यानी कि जितने कैटाइंस होंगे उतने ही एनाइंस होंगे। ठीक है, लेकिन इधर क्या हुआ है, हमारे पास डिफरेंस आ गया यानी कि गैप आ गया। तो ये गैप बेसिकली क्यों होता है, बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास ये जो ब्लड है ना, इसमें कुछ अनमेयर्ड आइंस होते हैं, यानी कि जो हमने मेयर ही नहीं किए हुए थे। जाहिर सी बात है जो हम आइंस मेयर ही नहीं करेंगे वो इस क्वेश्चन में कैसे पुट करेंगे। तो ये जो गैप आ रहा है 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये हमारे पास अनमेयर्ड एनाइंस की वजह से होता है। अनमेयर्ड एनाइंस में हमारे पास फोस्फेट आ जाता है, सल्फेट आ जाता है, और दूसरा एल्ब्यूमिन, आपको पता है ना एल्ब्यूमिन क्या होती है, एल्ब्यूमिन पे भी तो नेगेटिव ही चार्ज होता है ना। तो इनको तो हम मेजर करके इस इक्वेशन में पुट ही नहीं कर रहे। तो ये सारे जो है ना फॉस्फेट सल्फेट एल्ब्यूमिन वगैरह की वजह से क्या होता है कि हमारे पास ये वाला एनाइन गैप होता है। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, नॉर्मली हमें पता है कि हमारा जो ब्लड है उसमें जितने पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतने ही उसमें नेगेटिव चार्जेस होंगे। ठीक है, तो हमने इस चीज को चेक करने के लिए क्या किया कि जो पॉजिटिव चार्जेस हैं उनकी वैल्यू ले ली, और जो हमारे पास नेगेटिव चार्जेस हैं उनकी वैल्यू ले ली। ठीक है, लेकिन जब हमने इनको मतलब माइनस किया तो हमारे पास 12 का डिफरेंस आ गया, लेकिन हमने तो कहा था कि ये बराबर होते हैं। लेकिन इससे हमें पता ये चला कि कोई ऐसे आइंस हैं जो ऐसे नेगेटिव आइंस हैं जिन्हें हमने मैयर ही नहीं किया, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, फोस्फेट सल्फेट। तो इनकी वजह से क्या होता है, हमारे पास एनाइन गैप होता है। तो ये हमें पता चल गया कि
नॉर्मल एनाइन गैप हमारे पास क्या होता है 8 to 12, इसमें आप +-4 कर सकते हो, यानी कि ये तकरीबन 8 to 12, 12 में से माइनस आप 4 कर सकते हो, प्लस माइनस जनाब 4 आप कर सकते हो, लेकिन मेनली आपने 12 याद रखना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, लेकिन कुछ डिजीजेज में क्या होता है कि हमारे पास ये जो होता है ना दूसरा क्या कहते हैं, ये वाले एनाइंस, अनमेजर्ड एनाइंस, ये जो हमारा गैप होता है ये बढ़ जाता होता है, यानी कि ये क्या होगा, मोर देन 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो जाएगा, ठीक है। तो वो हम उन डिजीजेज की काजेज अलग होती हैं, और जिनमें नॉर्मल एनाइन गैप होता है उन डिजीजेज की काजेज अलग होती हैं। जिनमें तो नॉर्मल एनाइन गैप होगा उनमें हमारे इन्हीं आइंस में मसला आएगा, या क्लोराइड में आएगा या बाइकार्बोनेट में आएगा। लेकिन जिनमें क्या होगा मोर देन 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होगा ना, उनमें इन आयंस में खास प्रॉब्लम नहीं आएगी, बल्कि हमारे पास कुछ और प्रॉब्लम्स होती हैं, वो मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। पहले हम देखते हैं कि एक क्या है कि हमारे पास नॉर्मल एनाइन गैप वाला बंदा आया है, यानी कि हमने क्या चेक किया, जब उसकी दूसरा पीएच चेक की तो वो हमें क्या मिली, एसिडिक रेंज में मिली, यानी कि वो कितनी मिली, लेस देन 7.4 मिली। देन हमने क्या किया, उसका एनाइन गैप चेक किया, जब हमने उसका एनाइन गैप चेक किया तो वो हमारे पास था 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इसका मतलब है कि उसका क्या है कि दूसरा जो एनाइन गैप है वो भी बिल्कुल ठीक है। तो इससे हमें अंदाजा क्या होगा कि हमारे इन आइंस में मसला है, या क्लोराइड में या बाइकार्बोनेट में मसला है, जिसकी वजह से क्या हो रही है, एसिडोसिस, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि इसमें क्या काजेज आ जाते हैं, यानी कि वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद नॉर्मल एनाइन गैप, उसमें हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो वही मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल बताई थी, अगर क्या हो जाए हाइपर दूसरा क्लोरीमिया हो जाए, इधर क्या हो जाए, क्लोराइड तगड़ा हो जाए, क्लोराइड ज्यादा होगा तो वो क्या क्या करेगा, किक आउट कर देगा ना, किसको, हमारे बाइकार्बोनेट को। तो जाहिर सी बात है अगर ब्लड में बाइकार्बोनेट का लेवल कम होगा तो वही तो हमारा तो वो क्या हो जाएगी, एसिडोसिस। तो यही तो हमने इधर देखा था कि इस बंदे में क्या हो जाएगा, बाइकार्बोनेट का लेवल हमारे पास कम होगा। ये देखें कि हमारे पास इस बंदे में क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस वाले में बाइकार्बोनेट का लेवल कितना होगा, लेस देन 24 होगा। तो वही हमने देख लिया कि क्यों हुआ, कि जब बंदे को हाइपर क्लोरीमिया हुआ तो उसकी वजह से क्या है कि उसने बाइकार्बोनेट को किक आउट कर दिया ब्लड वेसल से, जिसकी वजह से बंदे को क्या हो गया जनाब, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गई। देन और क्या हो सकता है, अब ये हाइपरक्लोरीमिया कब हो सकता है, जाहिर सी बात है जब आप नॉर्मल सलाइन लगाओगे, तो नॉर्मल सलाइन में क्या होता है, NaCl होता है। तो उसमें क्या है कि जब आप सलाइन इन्फ्यूजन दोगे तो उस बंदे को क्या हो सकती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि ये जो क्लोराइड जब ब्लड में आएगा तो ये बाइकार्बोनेट को किक आउट कर देता है, क्योंकि ये दोनों क्या है, हमारे एक दूसरे के दुश्मन है। देन देखो और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और ये प्रॉब्लम हो सकती है कि फॉर एग्जाम्पल आपका ये जो बाइकार्बोनेट है ये रीएब्जॉर्ब भी ना हो किडनी से। हमारा बाइकार्बोनेट कहाँ रीअब्जॉर्ब हो रहा था, पीसीटी में रीअब्जॉर्ब हो रहा होता था ना। ये जनाब हमारा ये चैनल चलता था, वो क्या करता था कि सोडियम को अंदर ले जाता था, हाइड्रोजन को बाहर फेंकता होता था, और ये हाइड्रोजन और ये हमारा जो HCO3 नेगेटिव है, ये दोनों मिलके इधर से क्या हो जाते होते थे, रीअब्जॉर्ब हो जाते होते थे। लेकिन हम एक ड्रग देते थे असीटाजोलामाइड, कौन सी, असीटाजोलामाइड, और वो इधर इंजाइम को इनहिबिट कर देती थी। चलो मैं पूरी इक्वेशन ही लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये क्या होता था, बाइकार्बोनेट प्लस हाइड्रोजन मिलते थे, क्या बन जाता था, H2CO3, और ये किसकी मौजूदगी में होता था, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की मौजूदगी में, और ये आगे कन्वर्ट हो जाता था CO2 और वाटर में, और ये दोनों इधर से क्या हो जाते थे, रीअब्जॉर्ब हो जाते थे। लेकिन हम एक ड्रग देते होते थे असीटाजोलामाइड, जो इसको इनहिबिट कर देती थी, जिसकी वजह से क्या होता था, बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्ब भी नहीं होता था। इसका मतलब है बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्ब भी नहीं होगा तो ब्लड में क्या हो जाएगा, बाइकार्बोनेट कम हो जाएगा। तो जब ब्लड में बाइकार्बोनेट कम होगा तो जाहिर सी बात है बंदे को क्या हो जाएगी, एसिडोसिस, क्योंकि अल्कली कम हो रही है ना, जिसने आग को बुझाना था वही कम हो रहा है, मतलब जिसने दूसरा क्या कहते हैं एसिड्स को न्यूट्रलाइज करना था। तो एक तो हमारे पास प्रॉब्लम आ गई कि हमारे पास ये जो है बाइकार्बोनेट वो रीएब्जॉर्ब ही ना हो, तो वो किस में आ गया, असीटाजोलामाइड में। देन देखो अगर फॉर एग्जांपल बंदे को क्या हो गया जनाब, डायरिया, ये क्या है, बंदे की गट है, और बंदे को क्या हो गया, डायरिया। तो आपको पता है हमारी जो दूसरा GIT होती है उसमें काफी ज्यादा बाइकार्बोनेट बन रहा होता है एसिड को न्यूट्रलाइज करने के। तो जब बंदे को डायरिया होगा तो ज्यादा से ज्यादा HCO3 नेगेटिव क्या है, दूसरा फीसिस में जाएगा। इसका मतलब है कि हमारी बॉडी से बाइकार्बोनेट क्या हो रहा है, निकल रहा है, तो ये भी क्या करवाएगा, डिक्रीज हो जाएगा ना, ब्लड में तो बाइकार्बोनेट डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जिस बंदे को डायरिया होगा उसको क्या हो जाएगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्योंकि वो क्या कर रहा है, बाइकार्बोनेट को लॉस कर रहा है इन हिज आर हर फीसिस। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, डायरिया वाला MCQ काफी आपको आएगा कि डायरिया वाले बंदे को क्या होगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। कंसेप्ट का आपको पता चल गया क्योंकि बाइकार्बोनेट लॉस हो रहा है, ठीक हो गया जी। देन और क्या हो सकता है, अगर फॉर एग्जाम्पल क्या हो, बंदे को एडिसन डिजीज हो जाए।
एडिसन डिजीज में क्या होता है कि हमारे पास एल्डोस्टेरोन जो होता है वो ही नहीं होता, एल्डोस्टेरोन ही नहीं होगा। जब एल्डोस्टेरोन ही नहीं होगा तो कैसे ये दूसरा रीअब्जॉर्ब होंगे सोडियम भी और ये सारी चीजें। कहाँ चला गया हमारे पास ये वाला कंसेप्ट, एक मिनट। तो जो हमारे पास कहाँ गया यार, कहाँ बनाया था मैंने, आई थिंक, चलो वो मैं अभी आप लोगों को दूसरा बना के बताता हूँ। ठीक है, देन हमारे पास डायरिया आ गया। अगर फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो, बंदे को दे देते हो जनाब, एक मिनट इधर मैं बना लेता हूँ, न्यू सेल बना लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये क्या है हमारे पास, सेल है एक, प्रिंसिपल सेल है, ठीक है। तो और ये आ गया हमारे पास अल्फा इंटरकलेटेड सेल। ठीक है, तो इधर से क्या हो रहा था हमारा, सोडियम रीअब्जॉर्ब हो रहा था। देन क्या है कि हमारे पास ये जो इधर से रिमूव क्या हो रहा था, पोटाशियम रिमूव हो रहा था, और साथ में और क्या रिमूव हो रहा था हमारा, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था। अब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारे रिसेप्टर्स हैं, इन पे कौन है आके एक्ट करता था, तो ये वाला काम होता था एल्डोस्टेरोन, ऐसे ही है ना। एल्डो जब आके एक्ट किया इन रिसेप्टर्स पे, जो हमारी कलेक्टिंग डक्ट्स हैं उनके रिसेप्टर्स पे जाके जब इसने आके एक्ट किया, तो हमारे पास क्या हुआ, सोडियम रीअब्जॉर्ब हुआ और हाइड्रोजन बाहर निकला। तो यही तो हम देखना चाह रहे हैं। तो अगर क्या हो फॉर एग्जांपल बंदे के में क्या हो, एडिसन डिजीज हो जाए, तो एडिसन में डिजीज में क्या होता है कि एल्डोस्टेरोन कम हो जाता है। इसका मतलब है जब हमारा एल्डोस्टेरोन कम होगा तो ये हाइड्रोजन बाहर नहीं निकलेगा। जब ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो हमारे ब्लड में क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो देखो जब हमारे ब्लड में हाइड्रोजन ज्यादा हुआ तो इसका मतलब है दूसरा एसिडिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो इस बंदे में भी क्या हो जाएगी, दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगी। देन अगर फॉर एग्जांपल क्या हो कि हम कोई ऐसी ड्रग्स दे दें, हमें पता है ना हम क्या देते होते थे, स्पाइरोनोलैक्टोन देते थे। मैं पूरा नहीं लिखता, स्पाइरोनोलैक्टोन देते होते थे। वो भी क्या करती थी, इन रिसेप्टर्स को इनहिबिट कर देती थी। जब ये वाले रिसेप्टर्स इनहिबिट हो जाएंगे तो ये वाला काम नहीं होगा, ये वाला काम नहीं होगा, तो हाइड्रोजन बाहर नहीं निकलेगा। तो जाहिर सी बात है ब्लड में बढ़ जाएगा हाइड्रोजन, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगी, बंदे को एसिडोसिस हो जाएगी। तो वही हम अब मैं आप लोगों को बुक से दिखाता हूँ कि हमने क्या पढ़ा है। तो ये देखो हमने क्या पढ़ा, हमने देखा कि बंदे को क्या है, एसिडोसिस है, यानी कि उसकी पीएच क्या है कि लेस देन 7.3 है। देन हमने क्या किया, चेक किया उसका बाइकार्बोनेट का लेवल। ठीक है, जब हमने बाइकार्बोनेट का लेवल उसका चेक किया तो वो हमें लेस देन क्या मिला जनाब, 24 मिला। इसका मतलब है कि उसको क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस में हमारे पास दो चीजें आ गई, एक नॉर्मल एनाइन गैप, एक जो है ना हमारे पास इनाइन गैप क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हमने क्या देखा कि उस बंदे में क्या है, नॉर्मल एनाइन गैप है। तो नॉर्मल एनाइन गैप में हमारे पास या तो क्लोराइड के साथ मसला होगा, या बाइकार्बोनेट के साथ मसला होगा, या हमारे हाइड्रोजन के साथ मसला होगा। तो हमने देखा कि अगर बंदे को क्या है, हाइपरक्लोरीमिया है, ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है, बंदे को हो जाती है जनाब दूसरा मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्योंकि क्लोराइड जो होता है वो क्या कर देता है, किक आउट कर देता है दूसरा उसको, दूसरा बाइकार्बोनेट को, जो हमने देख लिया। देन सलाइन इन्फ्यूजन देगा तो जारी सी बात है क्लोरीन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। देन हमने देखा कि अगर फॉर एग्जांपल हमारा क्या हो, बाइकार्बोनेट रीअब्सॉर्ब भी ना हो, तो वो कौन सी ड्रग इनहिबिट करती थी बाइकार्बोनेट की रीअब्सॉर्प्शन को, वो हमारे पास आ गया असीटाजोलामाइड। देन हमने क्या देखा कि अगर बाइकार्बोनेट ज्यादा से ज्यादा बॉडी से निकलता जाए, तो वो हमने देखा डायरिया में ज्यादा से ज्यादा बाइकार्बोनेट बॉडी से बाहर निकलता है। देन क्या हमने देखा कि अगर फॉर एग्जांपल क्या हो जाए, एल्डोस्टेरोन ना हो, तो वो हमने देखा एडिसन डिजीज में, जब एल्डोस्टेरोन ही नहीं होगा तो हाइड्रोजन रिमूव ही नहीं होगा ना हमारी कलेक्टिंग डक्ट से। जब हाइड्रोजन रिमूव ही नहीं होगा तो इसका मतलब है ब्लड में ज्यादा हो जाएगा, तो बंदे को क्या हो जाएगी, एसिडोसिस। ठीक है, देन और क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल हम स्पाइरोनोलैक्टोन दे रहे हो बंदे को। स्पाइरोनोलैक्टोन आपको पता है एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर इनहिबिटर है। तो जब एल्डोस्टेरोन को ये ड्रग काम ही नहीं करने देगी, हाइड्रोजन रिमूव ही नहीं होगा, वही एडिसन डिजीज वाला सेम इफेक्ट आ जाएगा। देन हमने पढ़ना है रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस, ये हमारा कल का टॉपिक है, ये वाला रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस, इसको हम कल डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल नाइन गैप में आपके पास कौन कौन सी काजेज आ जाती हैं, वो आपको ये सारी चीजें बताएगा, ये भी बताएगा, ये भी बताएगा, ये भी बताएगा। ठीक है, फिर आपको कुछ चीजें इनमें से दे देगा, कुछ इसमें से दे देगा, तो फिर आपने बताना होगा। और आपसे पूछेगा कि नॉर्मल एनाइन गैप की वाला मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कौन सी काज है, तो आपको ये वाली इनमें से पिक करना पड़ेगा। ठीक हो गया जी। अब हम देखते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल क्या हो, एनाइन गैप इंक्रीज हो, हमने क्या देखा कि ये सोडियम का भी लेवल दूसरा इधर डाला, क्लोराइड का भी डाला, बाइकार्बोनेट का भी डाला। लेकिन हमने क्या देखा कि हमारे पास जो दूसरा वो आ रहा है ना डिफरेंस, वो मोर देन 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर आ रहा है। यानी कि हमारे पास जो एनाइन गैप है वो मोर देन 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर आ रहा है। इसका मतलब है कि जो हमारे अनमेजर्ड आइंस हैं, एनाइंस हैं, वो ज्यादा हो गए हैं। तो इसमें आप एक इधर चीज लिख लो, ये पता नहीं मैंने कहां से उठाया था,
इसमें मेन प्रॉब्लम हो रही होगी कि हमारे पास रिटेंशन ऑफ एसिड्स हो रही होगी। कौन से एसिड्स की? हमारे पास जो कीटो एसिड्स हैं, या फिर हमारे पास क्या कहते हैं लैक्टिक एसिड है, ठीक है, कीटो एसिड्स। ये बल्कि अभी मैं आप लोगों को लिखा देता हूँ, लिखवा देता हूँ, कीटो एसिडोसिस, लैक्टो एसिडोसिस, ये कैसे होती है। खैर हम दोबारा नोट पे चलते हैं। हमने अब पढ़ना है जनाब दूसरा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद इंक्रीज्ड एनाइन गैप। अब इसके क्या काजिज हो सकते हैं? इसके काजिज में देखो, अगर फॉर एग्जांपल एक बंदे को क्या हुआ है जनाब हाइपोक्सिया, इसमें आपने सिंपल एक काज याद रख लेनी है कि इसमें एसिड्स क्या है कि जो दूसरे एसिड्स है ना जिनको हम मेजर नहीं करते वो ज्यादा हो रहे थे। ये बंदे को क्या हुआ है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का आपको मतलब है कि ऑक्सीजन, आपको पता है कि ऑक्सीजन बंदे को कम मिल रही होगी, यानी कि सेल्स को ऑक्सीजन कम मिल रही है। तो आपको पता है कि जो सेल्स की मौजूदगी में अमल होता है, मतलब रेस्पिरेशन होती है, उसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन इस बंदे में क्या है कि दूसरा सेल्स की और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड की गैर मौजूदगी में क्या हो रही है रेस्पिरेशन, तो उसको हम क्या नेम देते हैं एन एरोबिक रेस्पिरेशन। जब बंदे में आपको पता है एन एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, बल्कि रेस्पिरेशन पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ग्लूकोज को एनर्जी में एटीपी में कन्वर्ट करने के अमल को क्या कहते हैं रेस्पिरेशन। ये तो हमने एफएससी में पढ़ा हुआ है। जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो जाती है उसे हम एरोबिक कह देते हैं, जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हो जाती है उसे हम क्या कह देते हैं एनएरोबिक। तो जाहिर सी बात है जब बंदे में क्या होगा हाइपोक्सिया, तो उसमें क्या है कि ऑक्सीजन कम होगी। जब उसमें ऑक्सीजन कम होगी तो उसमें क्या होगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगी, जिसकी वजह से जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है तो हमारे पास एंड प्रोडक्ट क्या बनती है जनाब लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस बंदे में क्या हो जाएगा लैक्टिक एसिड का अमाउंट ज्यादा हो जाएगी। जिस बंदे को हाइपोक्सिया होगा उसमें क्या है कि ऑक्सीजन कम हो रही है, तो उसमें क्या होगी एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन जब होती है तो ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया जाता है जनाब, थोड़ी सी एटीपी बनती है और साथ में क्या बन जाता होता है लैक्टिक एसिड। तो यही तो हमने इधर काज देखा कि जब भी हमारे पास एसिड बढ़ेगा तो बंदे को क्या हो जाएगी इंक्रीज्ड एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि जब भी लैक्टिक एसिड बढ़ेगा तो बंदे को क्या हो जाएगी, जाहिर सी बात है एसिड है, एसिड बढ़ेगा तो बंदे को क्या हो जाएगी मेटाबॉलिक एसिडोसिस। देन दूसरा कंसेप्ट आके आपके पास आ गया, जो आपके डायबिटीज के पेशेंट होते हैं ना, जो बंदे डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उसमें नॉर्मली जो बंदा यूज कर रहा होता है एनर्जी, वो मोस्टली ग्लूकोज को यूज कर रहा होता है। लेकिन ग्लूकोज को यूज करने के लिए क्या चाहिए इंसुलिन। ये हम डायबिटीज के टॉपिक में अच्छे से पढ़ेंगे। खैर उस बंदे में डायबिटीज वाले बंदे में क्या होती है इंसुलिन नहीं होती, तो डायबिटीज वाला बंदा फिर किस पे आ जाता है फैट्स को यूज करने लग जाता है। तो उससे क्या है कि वो फैट्स को तोड़ता है फैटी एसिड्स में। ये जो फैटी एसिड्स हैं ये देन जाते हैं हमारे पास किसके पास लिवर के पास। तो ये फैटी एसिड्स जब लिवर के पास जाते हैं तो उधर कन्वर्ट हो जाते हैं कीटोन्स में, जिन्हें हम कहते हैं जनाब कीटो एसिड्स। ठीक है, तो देखो जब हमारी बॉडी में डायबिटीज वाले बंदे में क्या हो जाते हैं कीटो एसिड्स ज्यादा हो जाते हैं, इसका मतलब है कि डायबिटिक पेशेंट में भी कौन सी होगी इंक्रीज्ड एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी। परेशान नहीं होना, ये हम डायबिटीज में अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि जब भी हाइपोक्सिया होगा तो भी हमारे पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद इंक्रीज्ड एनाइन गैप, देन डायबिटीज का भी आपको पता चल गया। अब देखो हमारे पास एक बंदा आता है, उसकी क्या है जनाब किडनी फेल हुई पड़ी है। आपको पता है कि किडनी ने क्या रिमूव करना होता है यूरिक एसिड को। किडनी फेलियर वाला बंदा आया तो अब देखो जब किडनी फेल होगी तो वो एसिड्स को डिफरेंट एसिड्स को रिमूव ही नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब है उस बंदे में जो यूरिक एसिड को जब रिमूव नहीं कर पाएगा तो उसमें क्या हुआ यूरिक एसिड बढ़ गया। तो यही देखो, यही तो हमने इसमें काज देखनी थी कि क्या है हमारे पास एसिड बढ़ रहा है, इसका मतलब है बंदे को क्या होगी एसिडोसिस विद इंक्रीज्ड एनाइन गैप। और ये वाला एमसीक्यूज बहुत ज्यादा आता है कि किडनी फेलियर वाले बंदे को कौन सी एसिडोसिस होगी। ठीक हो गया जी। देन आपको ना मैंने पहले एस्पिरिन का बताया उधर कि वो रेस्पिरेशन को ज्यादा करवा रहा था, यानी कि ये जो डिस्पिरिन है। लेकिन जो डिस्पिरिन का लेट इफेक्ट होता है, यानी कि काफी देर बाद जो होती है ना हमारी एस्पिरिन, यानी कि जो डिस्पिरिन होती है उसका ब्रांड नेम एस्पिरिन क्या होती है कि ये मेटाबोलाइज होकर डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स बना देती है। तो ये जब एसिड्स बनेंगे जाहिर सी बात है बॉडी में, तो बंदे को क्या हो जाएगी एसिडोसिस। तो एस्पिरिन का लेट इफेक्ट क्या आ गया हमारे पास एसिडोसिस आ गई। देन अगर फॉर एग्जांपल बंदा क्या यूज करता है अल्कोहल वगैरह पीता है, मेथनॉल वगैरह पीता है या कोई भी दूसरी अल्कोहल पीता है, तो वो भी हमारे पास फॉर्मिक एसिड यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स बनवा रही होती हैं। तो उसमें भी क्या हो जाएगी बंदे को दूसरा मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगी विद इंक्रीज्ड एनाइन गैप। देन बल्कि मैं आप लोगों को, हाँ अगर फॉर एग्जांपल बंदा क्या करता है असीटामाइनोफिन यूज करता है। असीटामाइनोफिन हम किसको कहते हैं, हमारी ये जो पैनाडोल है ना, इसको, इसमें जो पैरासीटामोल होती है उसको हम एसिटामाइनोफिन भी कहते हैं। ये जब लिवर के पास जाती है ना तो ये मेटाबोलाइज होकर क्या करवा देती है इंक्रीज करवा देती है, डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स बनाती है। तो इसमें भी क्या होगा कि हमारे पास एसिड्स बढ़ जाएंगे। देन हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल होता है, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल
जो गाड़ियों वाले हैं उन्हें पता होगा कि एज हम कूलेंट यूज करते होते हैं गाड़ियों में। ठीक है, तो जब बंदे में इथाइलिन ग्लाइकोल भी नेफ्रोटॉक्सिक होता है, यानी कि ये किडनी के लिए बहुत डैमेजिंग होता है। अगर कोई बच्चा इसको पी लेता है ना, यानी कि इसका कलर होता है बेसिकली ब्लू और इसका टेस्ट होता है स्वीट, तो अगर कोई बच्चा या कोई भी इसको पी लेता है जूस समझ के, तो ये क्या है कि हमारे पास जब बॉडी में जाएगा तो उधर जाके क्या है कि दूसरा डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स बनवाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से बंदे को क्या हो जाएगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। आई नो कि आप लोग टोटली वो हो गए हो कि यार ये हम पढ़ क्या रहे हैं, लेकिन यार ये टॉपिक इसी तरह का, जब आप दूसरा घर जाके पढ़ोगे ना तो इनशाला अच्छे से हो जाएगा। मैं आप लोगों को बुक से भी पढ़ाता हूँ। देखो, अब आपने क्या किया, बंदा आया, आपने वो सारी चीजें चेक कर ली, तो आपने चेक किया कि उसको एसिडोसिस है विद इंक्रीज्ड एनाइन गैप। तो फिर आपने इन प्रॉब्लम्स की तरफ सोचना है। तो हमारे पास मेन प्रॉब्लम्स इसमें क्या होगी, एसिड ज्यादा बढ़ रहे होंगे। तो कीटोन्स यानी कि मैंने आपको बता दिया डायबिटिक वाले बंदे में क्या हो रहे होते हैं, हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ दूसरा कीटो बॉडीज बन रही होती हैं, कीटोन्स बन रहे होते हैं, जिसको हम क्या कह देते हैं कि उसमें क्या है कि जनाब एसिडोसिस हो गई है डायबिटीज वाले बंदे में। देन अल्कोहल है या स्टारवेशन है, इन सारी कंडीशन में भी हमारे पास क्या हो रही होगी, इंक्रीज्ड एनाइन गैप वाली एसिडोसिस, क्योंकि इनमें भी क्या है कि कीटो बॉडीज बन रही होंगी, दूसरा कीटो एसिड्स बन रहे होंगे। और दूसरी बात आ गई हमारे पास रीनल फेलियर आ गया, कि इसमें क्या होता है कि यूरिक एसिड नहीं रिमूव हो रहा, तो यूरिक एसिड बॉडी में बिल्डअप हो जाएगा, जिसकी वजह से एसिडोसिस होगी। एस्पिरिन का लेट इफेक्ट मैंने आपको बताया कि जब एस्पिरिन जब मेटाबोलाइज होगी बाद में, तो वो क्या है कि डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स बना देगी। ठीक है, जिसकी वजह से बंदे को एसिडोसिस होगी। मेथनॉल का मैंने आपको बताया कि ये जब मेटाबोलाइज होती है तो ये आगे फॉर्मिक एसिड, तो वो भी क्या है कि एसिड है ना, तो वो क्या करवा देगी, एसिडोसिस। देन आपको लैक्टिक एसिड का मैंने बता दिया कि जब भी बंदे में हाइपोक्सिया होगा तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगी। एनएरोबिक रेस्पिरेशन के नतीजे में क्या बनता है हमारे पास, दूसरा इस लैक्टिक एसिड बनता है। तो ये हमारे पास आ गया जनाब लैक्टिक एसिड वाला। देन आ गया दूसरा एसिटामाइनोफिन यूज। तो आपको पता है एसिटामाइनोफिन जब लिवर के पास जाती है तो मेटाबोलाइज होकर डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स है। और ये नहीं कि ये आपने एक पैनाडोल ली और ये जनाब लिवर के पास जाके एसिड्स बना देगी। ये अगर बंदा बहुत ज्यादा क्रोनिकली यूज करता है और मतलब पैरासीटामोल की जान ही नहीं छोड़ता, तो ये हमारी सबसे लीस्ट साइड इफेक्ट वाली जो पैनाडोल है ना, इसका तकरीबन सबसे लीस्ट साइड इफेक्ट होता है। लेकिन पैनाडोल के बारे में आपने यानी कि एसिटामाइनोफिन के बारे में एक याद रखना है कि ये क्या होती है हमारे पास, नेफ्रोटॉक्सिक होती है। ठीक है, तो जब अगर ये लिवर को डैमेज कर दे, तो जब ये फिर दोबारा हम पैनाडोल को यूज करेंगे तो ये वो लिवर में जाके डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स बना देती है। एसिड्स बनाएगी तो क्या हो जाएगा, बंदे को एसिडोसिस हो जाएगा। देन मैंने आपको बताया इथाइलिन ग्लाइकोल जो हम गाड़ियों में यूज करते हैं, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। तो ये जो ग्लाइकोल्स भी होते हैं, ये जब हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज होते हैं तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स बना देते हैं, जिसकी वजह से बंदे को क्या हो जाती है, एसिडोसिस। ठीक है जी। कौन सी एसिडोसिस, इंक्रीज्ड एनाइन गैप वाली। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं, जल्दी बताएं जी। डन है ये वाला टॉपिक। ये मतलब अगर कहीं से कंफ्यूजन हुई ना तो आप दूसरा ना क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग को थोड़ा सा पीछे करके देखना, इंशाल्लाह अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने एक एक लफ्ज बता दिया। इधर सिर्फ एक चीज रहेगी, हाइपर एलिमेंटेशन। ये वाला ना, इसमें नॉर्मल एनाइन गैप वाले में मैंने एक चीज छोड़ दी, हाइपर एलिमेंटेशन। हाइपर एलिमेंटेशन का मतलब होता है कि बंदे को आप क्या दे रहे हो, आईवी फ्लूइड्स, यानी कि वो मुंह से कोई खुराक नहीं ले सकता, आप उसको आईवी फ्लूइड्स दे रहे हो, आर्टिफिशियल फूड दे रहे हो। तो जब आप आर्टिफिशियल फूड देते हो ना, तो उसमें क्या होता है कि बेसिकली जब आपका फूड एक जीआईटी से गुजरता है ना, तो उधर बाइकार्बोनेट की दूसरा प्रोडक्शन होती है। फॉर एग्जांपल मैं इधर आप लोगों को ये, खैर उसका कंसेप्ट है क्या कहते हैं, दूसरा हमारी जीआईटी का, लेकिन इधर बता देता हूँ। जब आप कोई भी खुराक मुंह से खाते हो ना, तो जब जीआईटी से गुजरती है तो उधर बाइकार्बोनेट की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन क्या है कि आप बंदे को दूसरा ऐसी खुराक दे रहे हो जो उसके जीआईटी की तरफ तो मतलब इस तरह जानी नहीं, तो इसकी प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी। इसकी प्रोडक्शन जब मतलब आप आईवी दे रहे हो ना, तो आईवी तो डायरेक्टली सिर्फ ब्लड में रहेगी ना, तो वो इसकी प्रोडक्शन को नहीं बढ़ाएगी। जब इसकी प्रोडक्शन को नहीं बढ़ाएगी तो बंदे को, इसका मतलब है कि उसके ब्लड में क्या हो जाएगा, बाइकार्बोनेट का लेवल कम, तो जाहिर सी बात है उसको क्या हो जाएगी, एसिडोसिस। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। क्या पढ़ा अभी, बंदे को क्या हुई है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एसिडोसिस से मतलब हमें पता चल गया बंदे की पीएच क्या है, कम है। ठीक है, मेटाबॉलिक का जहां पे वर्ड आया, इसका मतलब है कि उसमें क्या होगा, बाइकार्बोनेट कम होगा। तो ये आप एक रिलेशन याद रख लो कि पी एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू HCO3 नेगेटिव, यानी कि जितना बाइकार्बोनेट ज्यादा उतनी पीएच ज्यादा, जितना बाइकार्बोनेट कम उतनी पीएच कम। ठीक है, तो इस बंदे में क्या है, पीएच कम है, इसका मतलब है उसमें क्या है कि बाइकार्बोनेट भी कम है। तो इसको हम क्या हमने क्या नाम दे दिया जनाब, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है,
तो अब ये जो बंदा है ना, हमारी बॉडी जो है वो इसको रिस्पॉन्ड करेगी मेटाबॉलिक दूसरा एसिडोसिस को। वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, वो क्या करेगी, हाइपर वेंटिलेट करेगी। जब वो हाइपर वेंटिलेट करेगी तो वो ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव करेगी, ताकि ये जो एसिडोसिस हुई पड़ी है ना, इसको किसी हद तक ठीक कर ले। तो इसको हम कहते हैं कंपनसेटरी रिस्पॉन्स, के बॉडी क्या कर रही है, कंपनसेटरी रिस्पॉन्स कर रही है। कैसे, बाय हाइपर वेंटिलेशन। और ये इमीडिएट इफेक्ट होता है, यानी कि आपको जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी तो आपकी बॉडी फौरन से हाइपर वेंटिलेट करने लग जाएगी, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करे, ताकि कुछ ना कुछ तो बेहतरी हो। तो इस बंदे में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास लेस देन कितना होगा, लेस देन 40 होगा। अब हम इसी का केस देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया इधर, फॉर एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं हमारे पास जनाब पीएच क्या है जनाब, मैंने कहा लेस देन 7.4 है, तो मैं लिख लेता हूँ जनाब 7.3 है, जो आपको एमसीक्यूज में आएगा, और ये इंपॉर्टेंट है। पीएच क्या होगी, 7.3, ठीक है। बाइकार्बोनेट कम, यानी कि HCO3 नेगेटिव आपके पास क्या होगा, नॉर्मल कितना होता है 24, तो इस बंदे में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल 15 है, ठीक है। जब आप उस कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल चेक करोगे तो वो आपके पास लेस, लेस मतलब 40 से लेस कितना, तकरीबन 35, ठीक है। तो अब आपने एमसीक्यूज करने कैसे हैं, ये मैं आपको ट्रिक बताऊं। आपने सबसे पहले देखनी है पीएच, पीएच लेस देन 7.4 है, इसका मतलब है बंदे को क्या है, एसिडोसिस है। देन आपने देखना है कि मेटाबॉलिक दूसरा जो एसिडोसिस है वो क्यों हो सकती है। तो हमारे पास क्या है कि मतलब एसिडोसिस क्यों हो सकती है, तो आपको पता है कि जब अगर बाइकार्बोनेट कम होगा तो जाहिर सी बात है, बाइकार्बोनेट कम होगा तो बंदे में क्या हो जाएगी, एसिडोसिस, क्योंकि इनका क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है। तो अब देखो, अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो बंदे को एसिडोसिस हो सकती है, जाहिर सी बात है नहीं हो सकती ना। कार्बन डाइऑक्साइड जब ज्यादा होगी तो फिर एसिडोसिस होगी ना। तो ये क्या है कि हमारा कंपनसेटरी रिस्पॉन्स है। एमसीक्यूज हमें इधर से ही मिल गया, वो आपको ये वाली वैल्यूज तीनों बताएगा और आपसे पूछेगा कि बंदे को कौन सी एसिडोसिस या अल्कलोसिस है। तो इसका आपके पास जवाब आ गया कि बंदे को क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है विद रेस्पिरेटरी कंपनसेशन, के हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में है उसने क्या किया, कंपनसेट किया। परेशान नहीं होना, आगे हम इसी बारे में सारे एमसीक्यूज अभी करने लगे हैं। देन तो ये तो हो गया हमारा मेटाबॉलिक एसिडोसिस के बारे में। अब हम करते हैं जनाब मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, ठीक है। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, अल्कलोसिस जाहिर सी बात है पीएच क्या होगी, ज्यादा। मेटाबॉलिक मतलब मेटाबॉलिक का वर्ड आया, बाइकार्बोनेट का कोई पंगा है, तो आपके पास क्या है, बाइकार्बोनेट क्या होगा, ज्यादा, ठीक है। तो बॉडी इसको रिस्पॉन्ड कैसे करेगी, बॉडी क्या करेगी, हाइपोवेंटिलेट करेगी, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा से ज्यादा जिस्म के अंदर रखे। तो ये देखो हाइपोवेंटिलेट करेगी, तो जब ज्यादा से ज्यादा जिस्म के अंदर रखेगी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब हम इसी का एमसीक्यूज करते हैं। आपने क्या किया, बंदे की पीएच चेक की, तो वो आपके पास आ गई जनाब 7.5, ठीक है। उसके बाद आपने उसमें क्या है कि CO2 का लेवल चेक किया, और वो आपके पास आ गया जनाब 45, यानी कि मोर देन 40। और फिर आपने उसमें HCO3 नेगेटिव का लेवल चेक किया, तो वो आपके पास कितना आ गया जनाब 30, ठीक है। तो अब आप इसका एमसीक्यूज देखें। सबसे पहले आपने पीएच देखी, आपको पता चल गया अल्कलोसिस है, ठीक है। देन आपने कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल देखा, कार्बन डाइऑक्साइड तो मोर देन 40 है ना, तो इसका मतलब है इसको रेस्पिरेटरी वाला तो मसला नहीं हो सकता। अगर रेस्पिरेटरी वाला होता तो उसकी पीएच क्या होनी चाहिए थी, कम, ठीक है। देन आपने क्या किया, बाइकार्बोनेट का लेवल चेक किया, तो बाइकार्बोनेट का जब आपने लेवल चेक किया तो वो आपके पास मोर देन 24 है, ठीक है। इसका मतलब है कि बंदे को क्या है जनाब, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है। तो ये आपका एमसीक्यूज हो जाएगा इस तरह। आपने सबसे पहले पीएच देखनी है, और देन देखना है कि वो कौन सी चीज के साथ मैच कर रही है। तो देखो ये आपके किसके साथ मैच कर रही है, बाइकार्बोनेट वाले सीन के साथ मैच कर रही है। इसका मतलब है बंदे को क्या है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस विद रेस्पिरेटरी कंपनसेशन, ठीक है। तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम ने क्या किया, इसको कंपनसेट किया। देन आगे हम देखते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब पंगा है, और एसिडोसिस मतलब पीएच क्या है हमारे पास, कम। रेस्पिरेटरी मतलब पीएच कम कब होगी, जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, एसिडिक होती है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जो पीएच है उसका क्या होता है हमारे पास, इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो देखो जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा तो पीएच कम, तो यही है। देखो जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हुई है तो हमारे पास पीएच क्या है, कम है। तो इसको हमने नेम क्या दे दिया, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो बॉडी इसको कंपनसेट कैसे करेगी, बॉडी कोशिश करेगी ज्यादा से ज्यादा क्या करे, बाइकार्बोनेट को कंजर्व करे, रिजर्व करे। जब बॉडी ज्यादा से ज्यादा बाइकार्बोनेट को रिजर्व करेगी तो उसमें उसके ब्लड में जो बाइकार्बोनेट का लेवल है वो मोर देन कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारे पास आ गया कि बॉडी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी बाइकार्बोनेट की रीएब्जॉर्प्शन को। और इसके आगे उसने लिखा हुआ है डिलेड इफेक्ट है।
ये जो मैंने आपको बताया ना, ये रेस्पिरेटरी वाला, ये होता है हमारे इमीडिएट, यानी कि जब बंदे को ये प्रॉब्लम हुई उसी वक्त उसने मतलब हाइपर वेंटिलेट या हाइपर वेंटिलेट करना शुरू कर दिया। लेकिन जब आपको ये रेस्पिरेटरी वाला पंगा होगा तो बॉडी आपकी थोड़े से मतलब कुछ आवर्स लेगी, और फिर ये वाला मतलब रेस्पिर दूसरा कंपनसेटरी रिस्पॉन्स स्टार्ट होगा।